कहां तक पढ़ लिए थे अपन लास्ट में? क्या चीज? अच्छा अच्छा, पीयूष ग्रंथि का हार्मोन केवल नाम बताया था ना? ठीक है, बताओ तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में। पहला नंबर में, पहला में एडिनो, बहुत बढ़िया है, एडिनो हाइपोफाइसिस। दूसरा नंबर में क्या चीज? न्यूरो हाइपोफाइसिस। फिर बताया था एडिनो हाइपोफाइसिस को फिर से, पहला में पार्स डिस्टेलिस है ना, और दूसरा में कुछ याद आ रहा है? पार्स डिस्टेलिस को अग्रपीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, और पार्स इंटरमीडिया को, और न्यूरो हाइपोफाइसिस को। अब बताओ अग्रपीयूष ग्रंथि से बात समझ में आ रहा है? कौन कौन सा बोलो तो? और जीटीएच कितने प्रकार का? पहला में, और दूसरा में, और एलएच को आईसीएसएच के नाम से। बहुत बढ़िया, याद तो है आप लोग। मैंने पढ़ाई कर रहे हो मतलब आप लोग, शनिवार नहीं मनाए हो तुम लोग। ठीक, बढ़िया, बहुत अच्छा, ऐसे ही पढ़ाई किया करो, ठीक है? कंटिन्यूटी मेंटेन रखना, ठीक है? जिग जैग नहीं होना चाहिए पढ़ाई, आज इतना कल एकदम 0, फिर 10 घंटा फिर 0, ऐसे में नहीं होता, ठीक है? चलिए, कैसा भी कंडीशन है, प्रतिदिन आपको एवरेज स्टडी करना ही है। चलिए तो बच्चों, पहला नंबर में चलिए पढ़ते हैं। आज तो संडे है, आराम से 9 बजे तक पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? 5 मिनट, क्योंकि 2 ही क्लास है आज मेरे हिसाब से ना, एक मेरा और एक हिंदी का है ना, ठीक है? तो 5-10 मिनट का ब्रेक लेना, फिर जाके तो ठूस हो गई घर में, है ना? खाना खाना ही फिर। तो चलिए हेडिंग डाल लें आप। फर्स्ट नंबर बच्चों, जीएच को लेकर के बात करेंगे अपन, ठीक? बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ध्यान समझना। और दूसरी बात, एक एक शब्दों को बहुत प्यार से सुनना, समझ में आएगा आपको फिर, ठीक है? तो पहला हेडिंग क्या है बोलो तो? बच्चों जीएच, किसी भी हार्मोन के बारे में जानने के लिए मैं आपको एक बातें बता रहा हूं ना, क्या कॉन्सेप्ट कहता है, बात को समझना। फिर मिटा भी दूंगा मैं, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है? मैं क्या बोला, अगर आपको किसी भी हार्मोन के बारे में जानना है, किसी भी हार्मोन के बारे में, तो पहला नंबर में उस हार्मोन का फुल नेम लिखो, ठीक है ना? पूरा नाम लिखो। जैसे आप उस हार्मोन का पूरा नाम लिखोगे ना, उस हार्मोन का फंक्शन निकल के आएगा। फिर बोलो ये कैसे निकलेगा? मैं बताऊंगा ना सब, है ना? कैसे उसके पूरा नाम से उसकी फंक्शन निकालते हैं वो बताऊंगा मैं, ठीक है? और जैसे ही फंक्शन आएगा वहां पर डायरेक्ट उसका इफेक्ट आएगा, प्रभाव निकल के आएगा। प्रभाव बोले तो अगर हार्मोन कम हो जाए तो क्या होगा, और अगर हार्मोन अधिक हो जाए तो क्या होगा। इफेक्ट ऑफ हार्मोन, इफेक्ट ऑफ हाइपोसिक्रीशन, कमी का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हाइपर सिक्रीशन, अधिकता का प्रभाव। समझ में आया? तो हार्मोन को पढ़ते कैसे हैं, क्लियर हो गया ना? तो पहले क्या देखना, उसका फुल नेम। फुल नेम से क्या निकल के आएगा? फंक्शन, और फंक्शन से उसका, और मैं कल बोला भी तही पूछेगा हार्मोन, कोई 5 हार्मोन का नाम, उसका कार्य और प्रभाव बताए। बट हर एक हार्मोन का प्रभाव नहीं पूछेगा वो, जिसका पूछेगा उसका बता दूंगा मैं। हर एक हार्मोन का कार्य पूछेगा वो। बातें समझ में आया? ठीक, तो तरीका समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है? तो चलिए पहला हेडिंग डालो फर्स्ट नंबर में, जीएच। बच्चों अगर मैं जीएच को लेकर के बात करूं, पहले हार्मोन को लेकर के बात करूं, तो जीएच का पूरा नाम होता है, G4 होता है ग्रोथ, और H4 होता है हार्मोन। मेरे साथ लिख लेना। G मतलब होता है ग्रोथ, GROWTH ग्रोथ, और बच्चों H4 होता है HORMONE हार्मोन, है ना? ध्यान से देखोगे तो इसमें GH वर्ड छुपा हुआ है, G फॉर ग्रोथ और H फॉर हार्मोन। जैसे ही मैं पूरा नाम लिखा, इसका नाम समझ में आ गया, है ना? याद रखो ग्रोथ से रिलेटेड होता होगा। बात समझ में आया? ग्रोथ से संबंधित। बच्चों इसका एक और नाम होता है, ग्रोथ हार्मोन का एक और नाम होता है। क्या नाम होता है? अलग नेम लिख करके दे देता है, इसलिए वहां पर मैं या करके लिख दे रहा हूं, STH। क्या हो जाएगा बोलो तो? STH। और बच्चों STH को अगर मैं पूरा नाम लिखना चाहूं तो STH का पूरा नाम है, S मतलब होता है सोमेटो
है ना, एस मतलब सोमेटो, टी मतलब ट्रोपिक, है ना, टी मतलब ट्रोपिक और एच मतलब बार बार मत पूछना। अब एच मतलब क्या होता है बोलो तो? हाँ, टोमेटो मत लिख देना भाई, सोमेटो है रे बाबू, टोमेटो लिख के पहुंच गए, है ना। ठीक है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। देखिए अब उसको मालूम है क्वेश्चन बनाने वाले को, पूरी दुनिया पढ़ के बैठा है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, वो देगा ही नहीं लिख के ग्रोथ हार्मोन, वो तो लिख के दे देगा एसटीएच। सवाल तो आउट ऑफ सिलेबस है नहीं, वहीं से सिर्फ नाम बदल दिया और आप फंस गए, पूरा मामला खत्म हो गया यहां पर। बात समझ में आया? तो याद रखें बच्चों, एसटीएच का पूरा नाम होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। अगर आपको ग्रोथ हार्मोन लिख के दे तो सीधा सा बात, ऐसा हार्मोन जो हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा हार्मोन जो हमारे वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, हमारे शरीर की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है, ग्रोथ हार्मोन कहलाता है। समझ में आया? बट एसटीएच लिखे तो उसका पूरा नाम क्या होता है, बात को समझिएगा। देखो नाम लिखा है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। बच्चों याद रखें, अब किसी भी हार्मोन में ट्रोपिक वर्ड आ जाए, मैं बार बार बोलूंगा आपको याद हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। किसी भी हार्मोन में ट्रोपिक वर्ड आ जाए, एक मेडिकल टर्म होता है। अगर कभी आपके घर में कोई एमबीबीएस कर रहे होंगे ना, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होंगे तो उनको ये सिखाया जाता है। ये नॉर्मली 11वीं 12वीं बीए बीएससी वालों को नहीं सिखाते, इसलिए चीजें समझ में नहीं आता। क्या है इसका मतलब? ट्रोपिक का मतलब होता है किसी एक ऑर्गन से सिक्रीट होता होगा और किसी दूसरे ऑर्गन या किसी दूसरे ग्लैंड पे काम करता होगा। बिल्कुल सही बात है। एसटीएच कहां से सिक्रीट होता है? एक ऑर्गन से सिक्रीट होता है, नाम होता पिट्यूटरी ग्लैंड। कहां से सिक्रीट होता है? और दूसरे ग्लैंड पर या दूसरे ऑर्गन पर काम करता है। अब सवाल उठता है भाई कौन से ऑर्गन पे काम करता है? तो ये ट्रोपिक के जस्ट आगे वाला शब्द बताता है। शब्दों को पकड़िएगा मैं क्या बोला, ट्रोपिक के जस्ट आगे वाला शब्द बताता है। बच्चों ट्रोपिक के आगे क्या लगा है बोलो तो? सोमेटो। तो ट्रोपिक वर्ड कहीं भी आ जाए तो समझ जाना एक ऑर्गन से सिक्रीट होगा, एक ग्लैंड से सिक्रीट होगा और दूसरे ग्लैंड या दूसरे ऑर्गन पे काम करेगा। एक जगह से निकलेगा दूसरी जगह काम करेगा। कहां काम करेगा वो ट्रोपिक के जस्ट आगे वाला शब्द बताएगा। ट्रोपिक के जस्ट आगे क्या लिखा है? सोमेटो। याद रखना बच्चों, सोमेटो अभी भी नहीं समझ में आया होगा, तोड़ रहा हूं देखना शब्दों को मैं। सोमेटो का मतलब होता है सोमेटोसाइट। क्या होता है? सोमेटोसाइट। ध्यान समझना, सोमेटो का मतलब क्या हो जाएगा बोलो तो? सोमेटो का मतलब होता है सोमेटोसाइट, है ना, सोमेटोसाइट। और बच्चों फिर बोलोगे सोमेटोसाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सोमेटोसाइट को बोलते हैं हिंदी में कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं बोलो तो? देख रहा हूं मैं एक एक शब्द को तोड़ रहा हूं ताकि कहीं से भी आपका लिखावट में कमी नहीं होना चाहिए। कायिक कोशिका बोलते हैं। अब देखना बात को समझना, हमारे शरीर में ना मेनली दो प्रकार के सेल होता है बच्चों, ध्यान सुनना। दो प्रकार का कोशिका होता है, ठीक है। एक तो जनन अंग में जो हमारा होता है, जनन अंग मतलब टेस्टिस पुरुषों में जिसको वृषण बोलते हैं, और महिलाओं में ओवरी जिसको अंडाशय बोलते हैं। एक वहां पर जो सेल होता है जो कि जनन में सहायता करता है, संतान के उत्पत्ति में सहायता करता है, इसलिए उसको जनन सेल बोलते हैं, जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल बोला जाता है। समझ में आया? और उस सेल को छोड़ करके आपके सिर से लेकर पैर तक जितने भी कोशिकाएं हैं सबको सोमेटोसाइट बोलते हैं, कायिक कोशिका बोलते हैं। सिर से लेकर पैर तक मैं बोलूं यहां पर क्या है तो कायिक कोशिका, यहां क्या है, यहां क्या है, यहां क्या है, यहां क्या है, इधर क्या, इधर क्या, इधर सब जगह क्या है? कायिक कोशिका है। अब कहानी समझ में आ गया होगा आपको। एक ग्लैंड से सिक्रीट होता है और दूसरे ऑर्गन पे काम करता है, दूसरे जगह काम करता है, उस जगह का नाम क्या है? सोमेटोसाइट। बच्चों सोमेटोसाइट हमारे सिर से लेकर पैर तक जितनी भी कोशिकाएं हैं, हाथ के पैर के जो कोशिकाएं हैं, उसको जाके बोलता है भाई जल्दी जल्दी डिवाइड हो, और जल्दी जल्दी डिवाइड होगा तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, कोशिकाएं बढ़ेगा, और कोशिका बढ़ेगा तो आदमी की लंबाई बढ़ जाएगा। क्या गजब के काम किया ना? अरे समझ में आया? क्लियर हो गया? तो ये सोमेटोसाइट पर कार्य करके शरीर की लंबाई को बढ़ाता है। बट इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या लिखना है, यह शरीर की लंबाई को बढ़ाता है। बट ये लाइन भी आपको याद रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे कुछ बोलोगे? ऐसे टेंशन में देख रहे हो जैसे दूसरी बेटी की शादी करना है और दहेज में कार मांगा गया है। तो लिख लो आप, बताओ तो इसका फंक्शन क्या होगा बोलो तो? कार्य क्या होगा? क्या होगा बोलो? यह शरीर की लंबाई को बढ़ाता है ना। एकदम मस्त लिखना चाहते थे, क्या लिखोगे आप? यह सोमेटोसाइट
है ना, पर काम करके, है ना, या सोमेटोसाइट को इंड्यूस करके, प्रेरित करके शरीर की लंबाई को बढ़ाता है। ठीक है, तो याद रखो कार्य को लेकर के बात करूं तो यह शरीर की लंबाई को बढ़ाता है। गजब हो गया बच्चों। देखो आप, एक ग्लैंड से सिक्रीट होता है, बताइए कहां से सिक्रीट हो रहा है, बोलो ना प्लीज, कहां से सिक्रीट होता है, पीयूष ग्रंथि से। और कहां काम करता है, दूसरे ऑर्गन पे। अरे तभी तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम, दूसरे को कंट्रोल कर रहा है ना, समझ में आ गया। पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आगे चलूं मैं, आगे चले, देखना बच्चों अगले नंबर में। ठीक है, अगले नंबर में याद रखें आप, ये तो ग्रोथ हार्मोन हो गया, इसके फंक्शन हो गया। अब इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का प्रभाव याद रखें। मैं ग्रोथ हार्मोन के प्रभाव को लेकर के बात करूं सेकंड नंबर में। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का प्रभाव। बच्चों अगर मैं ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट को लेकर के बात करूं, ग्रोथ हार्मोन के प्रभाव को लेकर के बात करूं, तो इसके दो प्रभाव होंगे, इसके दो प्रभाव होंगे। अब फिर सवाल उठता है भैया कौन से दो प्रभाव होगा, है ना, कौन से दो प्रभाव होगा। तो याद रखना है आपको, पहला नंबर में कमी का प्रभाव, शुद्ध हिंदी बोलेंगे अल्प स्त्रवण का प्रभाव। मैं लेकिन मैं उतना बड़ा बड़ा बार बार नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा कमी, कमी का प्रभाव, है ना, इफेक्ट ऑफ हाइपोसिक्रीशन। और दूसरा नंबर में अधिकता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हाइपर सिक्रीशन। शब्दों को बड़ा ध्यान से समझना, बड़ा प्यारा टॉपिक चलने वाला है। अभी आपको 1.5 घंटे के आसपास बैठना है मेरे साथ, अप्रोक्स 1 घंटा 15-20 मिनट तो जरूर है ना। तो याद रखो कमी का प्रभाव और अधिकता का प्रभाव। बच्चों इसकी कमी से, है ना, बच्चों में अलग रोग हो जाता है और वयस्क में अलग रोग हो जाता है ना। तो इसकी कमी से बच्चों में अलग प्रभाव पड़ता है और एडल्ट में अलग प्रभाव पड़ता है, वयस्क में अलग प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिए ग्रोथ हार्मोन की कमी से चाइल्ड में अलग इफेक्ट पड़ता है और एडल्ट में अलग इफेक्ट पड़ता है। समझ में आ रहा है ना। ठीक उसी प्रकार ये अधिक हो जाए तो उसका भी बच्चों में अलग प्रभाव देखने को मिलेगा और वयस्क में अलग प्रभाव देखने को मिलेगा, वयस्क में अलग प्रभाव देखने का। हमेशा आप इस माइंडसेट के साथ बैठा करिए कि मेरे को एक दिन सेलेक्ट होना है और उस दिन सेलेक्ट होने के लिए मेरे को अभी से जी जान से पढ़ना पड़ेगा। सर जो भी पढ़ा रहे हैं उसको तुरंत दिमाग में सेट करना पड़ेगा। हमेशा इस माइंडसेट में बैठना। थोड़ा भी न्यूट्रल होकर बैठोगे ना तो मैं कितना भी अच्छा समझा दूंगा, आपको चीजें नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल रहेगा। लेकिन एकदम आपके अंदर आग लगा हुआ है कि मेरे को सेलेक्ट होना है ना, तो मेरे का एक पॉइंट आपको चमत्कार की तरफ लगेगा कि यार क्या बात बताया यार, अब याद हो जाएगा यार, यहां से मैं पकड़ लूंगा। इस टाइप से एकदम नेचर रखो, इस टाइप से अपनी बिहेवियर को रखा करो। हर पल एग्रेसिव मोड में रहो याद करने के नाम पे। हमेशा यार इसको कैसे याद करवा रहे हैं सामने वाला, अच्छा ये तरीका है, हाँ अब तो मैं याद कर लूंगा या कर लूंगी, अच्छा अब मेरे को इसमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, इसको मैं जल्दी पढ़ लूंगी। मतलब सामने वाला इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि लास्ट में हफ्ते दिन में रिवीजन कर लूंगी। हमेशा माइंडसेट चलना चाहिए आपका। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलो तो याद रखो ग्रोथ हार्मोन के प्रभाव को लेकर बात करें तो कमी का प्रभाव और अधिकता का प्रभाव। कमी से बच्चों में और वयस्क में अलग रोग होगा और अधिकता से बच्चों और वयस्क में अलग रोग होगा। अच्छा अगर एग्जाम में, चलो अच्छा आगे बताऊंगा। याद रखो बच्चों में कौन सा, ये बताओ ग्रोथ हार्मोन काम क्या था बोलो तो शरीर की लंबाई को बढ़ाता है। अब सीधा सा बात है, अगर शरीर की लंबाई को बढ़ाने वाला ही कम हो गया, शरीर की लंबाई को बढ़ाने वाला ही कम हो गया तो बच्चे बौने रह जाएंगे। तो बच्चों में क्या हो जाएगा, बौनापन। क्या हो जाएगा बोलो तो, हाँ तो बच्चों में हो जाएगा बौनापन। तो लिख ले आप, बच्चों में हो जाएगा बौनापन। तो बच्चों में होगा बौनापन। लेकिन यहां पर बौनापन सही वर्ड नहीं है। क्यों सही वर्ड नहीं है, देखना मैं क्या क्या बोल रहा हूं, सोच ध्यान से सुनना। बौनापन सही वर्ड नहीं है। हो सकता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम हो, कोई जेनेटिकली भी बौने होते हैं, माँ बाप छोटे तो बच्चे भी छोटे, बात समझ में, ठीक, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट न मिला हो, खाना पीना न मिला हो, लगातार हॉस्टल के खाना खा रहे। हो सकता है कि उसको बचपन में कोई बीमारी हो गया हो। तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि सामने वाला बौना है तो किस बेसिस पर बौना है।
बात समझ में आ रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से, कि न्यूट्रिएंट की वजह से, कि जेनेटिक की वजह से? अब तो नहीं समझ में आ रहा है ऐसा शब्द बोलने से। तो इसका इंग्लिश वर्ड बहुत अच्छा है, इंग्लिश बोलते हैं ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं? बट जब ड्वार्फिज बोलते हो ना, तो ड्वार्फिज वर्ड केवल और केवल पिट्यूटरी बोना के लिए ही यूज होता है। समझ में आया? इसलिए यहां पर हिंदी वाले भी इंग्लिश में लिख सकते हो। बात समझ में आया? तो याद रखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं बौनापन को, बोलो तो ड्वार्फिज्म, DWARFISM। तो याद रखो आप ड्वार्फिज्म। तो याद रखिए बौनापन रोग हो जाता है, इंग्लिश में कहते हैं ड्वार्फिज। याद रखिए यही लोग सर्कस में काम करते हैं जी। आप लोग देखे होंगे सर्कस में इतने छोटे छोटे बच्चे दो टांग के बीच में इधर से उधर निकल जाते, देखे हो आप लोग? तो जो बच्चे होते हैं छोटे ही वाले होते हैं, पिट्यूटरी बोना, मिजेट्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? मिजेट्स। बिल गेट्स नहीं रहे, कहां से तुम लोग उठ के आ गए हो बिल गेट्स? अरे मिजेट्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मिजेट्स बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वयस्क को लेकर के बात किया जाए तो वयस्क में हो जाता है साइमंड रोग। इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम याद रख लें, साइमंड, SYMONDS, साइमंड रोग बोलते हैं, साइमंड रोग हो जाता है। तो याद रखो वयस्क में साइमंड रोग हो जाता है। साइमंड रोग क्या होता है? याद रखें जवानी में बुढ़ापे का लक्षण है ना, जवानी में बुढ़ापे का लक्षण, जवानी में बुढ़ापे का लक्षण। देखने में बूढ़ा लगेगा लेकिन अंदर से जवान रहेगा। समझ जाना साइमंड है। समझ में आया? तो देखने में बूढ़ा रहेगा लेकिन अंदर से जवान रहेगा। जवानी में बुढ़ापे के लक्षण, झुर्री पड़ जाएगा, चेहरा लटकने लगेगा, चेहरे से उसका एज इमेजिन करने लगोगे आप। बात समझ में आ रहा है? पूरी शाइनिंग वगैरह चला जाएगा, माने एकदम अजीब, वो झुर्री, वो अलग ही दिखते हैं हम लोग। ये नहीं कि अगल बगल किसी को देख के बोल दिया तेरे को साइमंड हो गया, भाई ऐसे नहीं होता है, वो अलग इफेक्ट दिखाई देता है। समझ में आया? जवानी में बुढ़ापे का लक्षण। अच्छा अब मान के चलो कि अधिक हो गया है, तो अधिक हो गया है तो ग्रोथ हार्मोन अगर अधिक हो जाता है, ऐसे बच्चे एकदम खीरा ककड़ी टाइप से लंबा हो जाते हैं। गांव में देखना कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, ऐसा लगता है कि आसमान में छेद कर देंगे, अभी इतने लंबे रहते हैं, ऐसे करके देखना पड़ता है। समझ में आया? अति काय रोग हो जाता है। अति माने अत्यधिक और काया माने शरीर। समझ में आया? तो याद रखें ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है बोलो तो बच्चों में? अति काय। अति माने अत्यधिक और काया माने शरीर। बोलते नहीं कि बुढ़ापे में काया छोड़ देता है, बस माया नहीं छोड़ पाता। तो काया माने शरीर होता है, तो अति काय रोग हो जाता है। बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं इसको गिगेटिज्म, GIGANTISM। इसको इंग्लिश बोलते हैं गिगेटिज्म बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर जो लोग वयस्क हो चुके हैं, जैसे कि हम लोग बड़े हो गए, 18 साल से ऊपर हो गए, अगर हम लोग के बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हम लोग का जो शरीर होता है ना भयंकर हो जाएगा, महाभारत के भीम जैसा। बात समझ में आ रहा है? भीम काय रोग हो जाता है। क्या रोग हो जाएगा बोलो तो? भीम काय रोग हो जाता है। भीम काय रोग हो जाता है जी, भीम काय रोग हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? महाभारत के भीम जैसा शरीर हो जाता है। महाभारत के भीम, अगर आप महाभारत देखे होंगे तो भीम को देखे होंगे, हाथी को सब पकड़ के घुमा के फेंचता है तो स्केप वेलोसिटी में फेंचता है, पलायन वेग से, ग्रेविटेशन पार कर। पलायन वेग जानते हो? सुने तो होगे ना नाम? हाँ, उससे फेंकता है तो ग्रेविटेशन पार कर जा, धरती पे आता ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? और एक कोई काल्पनिक नहीं है, होगा बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं विदेशों में जहां पर मतलब जहां पे जो स्केलेटल जो पद चिन्ह रहता है ना वो बहुत हैवी हुई मिला। हम लोग का जितना 6 फीट की लंबाई उतना बड़ा पैर का साइज मिला है जी, पैर का साइज मिला है। समझ रहे हो? मतलब आज से लाखों साल पहले के इंसान कैसे रहे होंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, है ना, खैर वो मेरे टॉपिक में है नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक है। क्रोमैग्नन मानो, नाम सुने हो? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हे भगवान, आग की खोज कौन किया? कुछ मालूम नहीं। बहुत प्यारा सा टॉपिक है, साइंस से रिलेटेड होता है। एरा का नाम सुने होंगे, कौन से युग में कौन पैदा हुए, सुने होंगे ना। बायोलॉजी में इतने बेहतरीन इसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है, अगर पढ़ाने वाले अपने पे आ जाए तो बहुत प्यारा, आपको फील हो जाए कौन से युग में क्या होता है ना। वहां पर एक आता है क्रोमैग्नन मानव। क्रोमैग्नन मानव के दिमाग की कैपेसिटी 1800 सीसी था और हम लोग में 1450 है, हमसे कई गुना ज्यादा था।
सोच के देखो कि आज से 10,000 से 1 लाख साल पहले, 10,000 से 1 लाख साल के बीच में लोग पैदा हुए थे। उस बीच में जो भी इंसान थे उनके दिमाग की कैपेसिटी हमसे कई गुना ज्यादा था। इसलिए वेद उपनिषद वहां पर लिखा गया है। आप नाम सुने होंगे कि अगर आप रामायण देखे होंगे तो रावण वहां से आता है ना, एक जहाज लेकर के, समझ में आ रहा है, उसके इशारे पे चलता है। क्या आपको बिना टेक्निक के बन गया होगा वो? बिना टेक्निक के बन गया होगा? कोई तो टेक्निक लगा होगा। तो उनकी माइंडसेट हमसे कई गुना ज्यादा था उनका। बात समझ में आ रहा है? खैर चलिए, याद रखिए आप अति का है, भीम का याद हो गया ना, महाभारत के भीम जैसा हो जाता है। बच्चों इंग्लिश बोलते हैं इसको एक्रोमेगेली। क्या बोलते हैं बोलो तो? एक्रोमेगेली, है ना। एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझना। याद रखें आप, ACRO एक्रो, है ना, ACRO एक्रो, MAGALY बच्चों एक्रोमेगेली कहते हैं, है ना। देखो शब्द को फिर से तोड़ रहा हूं ना। एक्रो का मतलब होता है इन फ्रंट, है ना, इन फ्रंट, इन फ्रंट में सामने में। और मैगेली का मतलब होता है बच्चों ENG डॉट लगा दिया हो, इनलार्जमेंट, है ना। एक्रोमेगेली का, एक्रो का मतलब इन फ्रंट, सामने में, और मैगेली का मतलब इनलार्जमेंट, बढ़ जाना। तो सामने का जो भाग होता है मेनली चेहरा विकृत हो जाता है, अजीब टाइप से, खीरा ककड़ी टाइप, अदरक टाइप से फैल जाता है, जिधर गया उधर बढ़ गया। समझ में आया? ए वाला गाल इधर से प्लेटफॉर्म बन जाएगा, इधर चल देगा। ए वाला इतना बड़ा रहता है कि पकड़ के से लटक जाओगे। समझ में आया? एकदम चेहरा कुरूप हो जाता है। इसका मतलब वो चेहरा कुरूप हो जाता है, मेनली चेहरा विकृत हो जाता है। आप नाम सुनोगे खली का, है ना, खली। याद रखिए जो खली है ना, उसको बचपन से प्रॉब्लम था जी, बचपन से रोग था। क्यों रोग है बता रहा हूं आपको, बचपन से रोग था, इसलिए उसकी शरीर की लंबाई भी बहुत ज्यादा है, 7 साढ़े 7 फीट का है, लगभग 7 फीट के आसपास का, है ना। और उसका चेहरा भी अजीब है, चेहरा भी अजीब है। मैं भी कुछ समय पहले दिल्ली से आ रहा था रायपुर, तो जिस फ्लाइट में आ रहा था उसी में खली ही जगह बगल बैठा था, तो 2 सीट को अकेले रिजर्व करा के रखा था। समझ रहे हो? ऊपर लग रहा था सड़ जाएगा, इतना हैवी शरीर उसका। देखोगे दिमाग का, आप जब फोटो में देखे हो ना उसको, पास में देखोगे तो बच्चे जैसे फील करोगे उसके सामने। उसको बचपन से एक ग्रोथ हार्मोन का समस्या था, बीमारी था, इसलिए उसका शरीर भी बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया इसके बाद भी ग्रोथ हार्मोन उसके शरीर में कम नहीं हो गया, उससे उसका चेहरा भी खराब हो गया, उसका चेहरा देखना अजीब दिखता है। अरे बात समझ में आ रहा है? लेकिन वो इस बीमारी को खेल में बदल दिया था। मैं बार बार शब्द बोल रहा हूं बीमारी, याद रखें। ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो गया, मेरी बात को समझिएगा, अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया ना, तो भी जवानी में बुढ़ापे के लक्षण आ रहे हैं, समय से पहले स्किन खराब हो रहा है, यहां पर इनका रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो प्रजनन तंत्र होता है, वो सही सलामत डेवलप नहीं हो पाता है। ये भी एक प्रकार का बीमारी है। अगर ज्यादा हो गया तो बहुत ज्यादा लंबा अगर शरीर रहता है ना, तो उसमें जो हार्ट होता है, हार्ट का साइज नहीं बढ़ता। ऐसा नहीं कि बड़ा आदमी है तो दिल भी बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। वो दिल 300 ग्राम का रहेगा, तो उतना बड़ा बॉडी को ब्लड पंप करने में मेहनत करना पड़ेगा, धड़कने में, इसलिए समय से पहले उनका अकाल मृत्यु हो जाता है। बहुत ज्यादा लंबे लोगों में उनका हार्ट अटैक का चांस ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उतना बड़ा शरीर को चलो जवानी तक तो गुजार देंगे, वो हार्ट अच्छा काम कर रहा है, जैसे एक एज होता है 50-55, उसके बाद ना हार्ट कमजोर होने लगता है, तो समय से पहले मृत्यु हो जाता है इनको। और सबसे बड़ी बात है, इस बीमारी का पता ही नहीं चलता, कई साल तक पता नहीं चलता कि सामने वाला कोई बीमारी है कि नहीं। जब मृत्यु हो जाता है तब पता चलता है, या हाथ से चीजें निकल जाता है तब पता चलता है, ये बीमारी पता नहीं चलता है। मतलब ये हुआ कि ग्रोथ हार्मोन कम होना भी नुकसानदायक, या यूं कहें कि हार्मोन कम होना भी नुकसानदायक और अधिक होना भी हानिकारक होता है। इसलिए हार्मोन ना तो कम होना चाहिए ना तो ज्यादा होना चाहिए। तो कैसे मेंटेन करें? एक ही चीज होता है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल और एक अच्छा डाइट, अच्छा खाना पीना, एक अच्छा मॉर्निंग वॉक, योगा। ये ऐसा होता है जो हार्मोन को ना तो कम होने देगा ना तो ज्यादा, मेंटेन होना चाहिए। इसलिए हार्मोन कम होगा तो भी दिक्कत, ज्यादा होगा तो भी दिक्कत। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ग्रोथ हार्मोन वाला सेक्शन यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। बताओ कहानी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? अच्छा, अगर आपको एग्जाम में डील करना है बहुत शॉर्ट में, तो इतना सारा तो लिख नहीं पाओगे, तो किसको लिखोगे आप? एक काम करना, अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो एक बच्चे वाला लिख देना, है ना, एक बच्चे वाला लिख देना, दोनों बच्चे वाला, मतलब कुल मिलाकर के बच्चों में कौन सा समस्या होता है इसको लिखना, वयस्क वाले को छोड़ देना। ग्रोथ हार्मोन की कमी से बच्चों में बौनापन और इसकी अधिकता से बच्चों में अतिकाय रोग हो जाता है। बस इतना लिख देना, शॉर्ट में एक लाइन में लिखना है। तो समझ में आया? स्टार लगा दिया। चलो आगे, ग्रोथ हार्मोन की दुनिया यहां पर बच्चों कंप्लीट हो जाता है।
बहुत अच्छे से पढ़ना, अभी साल 2 साल में बहुत अच्छा अच्छा पद आने वाला है। अभी अधिसूचना जारी हुआ है कुछ, एक पता नहीं मेरे को एक लड़का भेजे है कि उसमें पूरा सिलेबस ही साइंस लिखा हुआ है, किस विभाग का है देख नहीं पाया हूं, लेकिन आने वाला समय में वो आएगा साइंस का पद। तो जो साइंस वाले होंगे, नहीं भी होंगे तो एग्जाम दे सकते हैं, पढ़े रहोगे तो तैयारी करके रखे रहना, ठीक है। चलो अगले नंबर में आ जाते हैं, इसके बाद वाले में जो हमारा अगला पर्सन। अच्छा, शिक्षा कर्मी का नाम सुने हो आप लोग? नाम सुने होगे ना, वर्ग 1 2 3। तो वर्ग 2 और 3, वर्ग 3 में तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग 2 और वर्ग 1 में भी पहले क्या होता था पता है? पहले 30 नंबर का साइंस आता था, ठीक है। 30 नंबर का था, 15 नंबर का साइंस था, 15 नंबर का गणित था, ऐसा कुछ 30 था दोनों इस 100 में। और इस बार क्या कर दिया, 75 नंबर साइंस को कर दिया है। अगर आप बायोलॉजी साइंस वाले हैं और आप टीचर बनते हैं तो आपको 9, 10, 11, 12 पढ़ाना पड़ेगा, तो वहां पर आपको 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 में 75 नंबर साइंस रहेगा और 25 में हुई फिर बाल विकास रहेगा, थोड़ा जीएस वगैरह रहेगा। क्यों? पहले बाल विकास का वेटेज बहुत ज्यादा था, है ना। तो जनरली जो पढ़ने वाले जो महिलाएं होती थी, जो बैठ बैठ के बाल विकास पढ़ रही हैं, वो निकाल लेती थी उस पद को। रीजन ये था कि बाल विकास क्या, बच्चों को कैसे देखभाल क्या हो, और ये सब आना भी नहीं चाहिए। कौन बच्चों का देखभाल करता है? अल्टीमेट तो ही माने रखता है कि हम 9, 10 में कितना अच्छा पढ़े, कंपटीशन उसी से निकलता है। तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा डिसीजन लिए है कि अगर आप टीचर बनते हो तो उस सब्जेक्ट के मास्टर बन के बनो भाई। इसे साइंस को वहां पर अगर आप साइंस के टीचर बन रहे हो तो 75 नंबर साइंस कर दिया वहां पे, और ज्यादातर साइंस वाले रहते हैं और 75 नंबर लोग बना नहीं पाते। तो उस जर्नी का, उसको भी अगर आपको जीवन में कभी ना करेगा, ऐसा वक्त आए कि आपको आपका मतलब जो लक्ष्य है उसके आप पीछे हटे भाई, तो ऐसा परिस्थिति आएगी नहीं यार मेरे को एक बार एक जॉब लेना है समय से पहले, आगे तो करना ही है, तो उसको भी ट्राई करोगे ना, तो ये सब चीजें वहां पर काम आएगा, ठीक है। समझ में आया? अभी 2-3 दिन पहले मतलब कोई लेडीज हैं जिनका फोन आया कि सर हम इतने साल से 2-3 साल से बाल विकास पढ़ रहे थे, उसको खत्म ही कर दिया, अब तो डिप्रेशन में चले गए, है ना, साइंस को ज्यादा कर दिया, अब कैसे करें? अब मैं क्या बताऊं कैसे करें? कोई ऐसा होता कि जादू की छड़ी होता, घुमा देता, याद हो जाता। तो एक ही तरीका है, 4 महीना पढ़ो, लेकिन बोलते 4 महीना हम कहां पढ़ पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, तो यहां पर आपको देना, ठीक है। चलिए, तो अगले नंबर में ग्रोथ हार्मोन का काम कंप्लीट हो गया बच्चों। ग्रोथ हार्मोन के बाद सेकंड नंबर में आता है टीएसएच। अब स्पीड से भागेगा क्लास, देखना। दूसरा हार्मोन का नाम क्या है बोलो तो? टीएसएच। हमेशा की तरह इसका पूरा नाम लिखें आप। पूरा नाम लिखेंगे तो टी मतलब होता है बच्चों थायरो। मेरे साथ लिखते चले, टी मतलब क्या होगा? थायरो, है ना, थायरोट्रोपिक। पूरा ना, टी मतलब होता है थायरोट्रोपिक, है ना। टी का मतलब ही क्या होगा? थायरोट्रोपिक। एस मतलब स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग। अब मत बोलना हिंदी में बताओ, अबे हिंदी में नाम नहीं होता इसका, स्टिमुलेटिंग। एच मतलब बार बार मत पूछना क्या होगा? हार्मोन। तो थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, याद रखिए। थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन को लेकर के बात करूं तो थायरोट्रोपिक ये हो गया टी, स्टिमुलेटिंग ये हो गया एस, और हार्मोन ये हो गया एच। थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, याद रखिए बच्चों, स्टिमुलेट का मतलब होता है प्रेरित करना, इंड्यूस करना। याद रखना, स्टिमुलेट का मतलब होता है प्रेरित करना, इंड्यूस करना, मोटिवेट करना, सामने वाले को आगे बढ़ाना। नहीं बोलते हैं कि मेरे को लक्ष्य को लेकर के प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हार्मोन क्या करता होगा? किसी को प्रेरित करता होगा, आगे बढ़ने के लिए बोलता होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक, मैं बोला हूं किसी भी नाम के आगे अगर ट्रोपिक लग जाए तो समझ जाना एक ग्लैंड से सिक्रीट होगा और दूसरे ग्लैंड पे काम करेगा। कहां से सिक्रीट होता है? पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से। समझ में आया? अग्रभाग से निकलता है। कहां पर काम करेगा? ट्रोपिक के आगे वाला शब्द बताएगा। ट्रोपिक आगे क्या लगा है? थायरो। बच्चों थायरो का मतलब होता है थायराइड ग्लैंड। क्या होता है बोलो तो? मेरे साथ लिख लें, थायराइड ग्रंथि। याद रखें, मतलब ये हुआ कि थायराइड ग्लैंड पर काम करता है और थायराइड ग्लैंड को प्रेरित करेगा कहीं ना कहीं। क्या करेगा बोलो तो? प्रेरित करता है जी, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए। अब सुनना, देखना कितना बेहतरीन फंक्शन निकल के आया। अब आपको एग्जाम में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में तो डायरेक्ट आप देखना यहां पर टी, और टी देखना तो टी मतलब थायराइड बोल देना और समझ जाना थायराइड पे काम करता है। ट्रिक समझ में आया? टी मतलब थायराइड ग्लैंड। तो याद रखो आप, जो टीएसएच हार्मोन होता है थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन या निर्माण और स्त्राव के लिए प्रेरित करता है कि तुम बनाओ भी और उसको निकालो भी।
बनाओ भी और निकालो भी, मतलब संश्लेषण और स्त्राव के लिए प्रेरित करता है। बात समझ में आया? सिंथेसिस और सिक्रीशन के लिए इंड्यूस करता है। तो फंक्शन निकल करके आता है यहां पर, इसका कार्य निकल करके आता है। लिख लें आप, यह थायराइड ग्लैंड को, यह थायराइड ग्रंथि को, थायराइड ग्लैंड को, यह थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन THYROXIN थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण मतलब फॉर्मेशन, सिंथेसिस व स्त्राव, दो चीजें, संश्लेषण व स्त्राव के लिए क्या करेगा? के लिए प्रेरित करता है, के लिए प्रेरित करता है, के लिए प्रेरित करता है। बातें समझ में आए? के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो, टी मतलब थायराइड ग्लैंड, तो TSH हार्मोन के बारे में डायरेक्ट याद रख लेना है। यह थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन, ये तो रटना पड़ेगा। तो थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन और सिक्रीशन के लिए इंड्यूस करता है कि भाई तुम बनाओ भी और उसको निकालो भी। मतलब इमेजिन कर रहे हो बच्चों, अगर आपका मेंटेलिटी अच्छा नहीं है, अगर आपका सोच अच्छा नहीं, क्योंकि ब्रेन में ही कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड ही आपके गले के थायराइड को बोलेगा कि भाई तुम थायराइड हो, थायरोक्सिन हार्मोन बनाओ। मतलब अगर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है, तो आपके बॉडी में सही सलामत थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगा। उल्टा सोचो, पिट्यूटरी ग्लैंड किससे जुड़ा रहता है? किससे जुड़ा होता है? हाइपोथैलेमस हो, और हाइपोथैलेमस को भावनाओं का केंद्र बोला जाता है, इमोशन सेंटर बोला जाता है। मतलब अगर महिलाओं के शरीर में इमोशन उटपटांग टाइप से है, कभी खराब हो रहा है, कभी अच्छा हो रहा है, तो सीधी सी बात है हाइपोथैलेमस अच्छे से काम नहीं करेगा, और हाइपोथैलेमस नहीं करेगा तो उसे जुड़ा हुआ भी प्रभावित हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड प्रभावित होगा तो थायराइड का प्रॉब्लम होगा। इसलिए डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि आप अपना लाइफ स्टाइल हेल्दी रखने के साथ साथ अपना थॉट भी पॉजिटिव रखो। अगर ये वाला में प्रॉब्लम होगा तो आपको थायराइड का समस्या देखने को मिलेगा। कहां से कहां कनेक्ट हो रहा है, समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो इस तरीके से TSH हार्मोन वाला सेक्शन यहां पर कंप्लीट हो गया। TSH के बाद बच्चों थर्ड नंबर में, तीसरा नंबर में ACTH। एक ही जगह केवल प्रभाव देखना था, अगर आप नोटिस किए होंगे तो मैं केवल ग्रोथ हार्मोन में प्रभाव बताया, और कहीं प्रभाव नहीं बता रहा है, जरूरत नहीं है। ठीक है, अगले नंबर में, तीसरा नंबर में TSH हार्मोन को लेकर के बात करूं, ACTH को लेकर के बात करूं, ACTH को लेकर बात करूं तो फिर वही कहानी, पूरा नाम लिखो। ए मतलब एड्रीनो, ए मतलब एड्रीनो, एड्रीनो, C माने कॉर्टिको, CORTICO, कॉर्टिको, T मतलब ट्रॉपिक, अब तो याद हो जा रहा होगा आप लोगों को, और H मतलब बार बार मत पूछना, है ना? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, क्या नाम है बोलो तो? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। याद रखें बच्चों, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो यहां पर ए मतलब हो जाएगा एड्रीनो, कॉर्टिको मतलब C से, और ट्रोपिक मतलब T से, और हार्मोन मतलब H। तो ध्यान से देखो, ACTH होगा एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। बच्चों मैं बार बार बोलते हुए आ रहा हूं कि किसी भी नाम के आगे अगर ट्रॉपिक लग जाए तो समझ जाना एक ग्लैंड से सीक्रेट होगा और दूसरे ग्लैंड या दूसरे ऑर्गन पर काम करेगा। ध्यान से देखो, ट्रॉपिक लग गया है माने दूसरे पे काम करेगा, तो किस पर काम करेगा? ट्रॉपिक के आगे वाला शब्द बताता है। बता, ट्रॉपिक के आगे क्या लगा है? एड्रीनो कॉर्टिको। अब एड्रीनो कॉर्टिको क्या होता है मैं आपको पहले समझा देता हूं, ध्यान से देखना इधर। आप बच्चों याद करना, आप मैं बनाया था ऐसा किडनी, कुछ याद आ रहा है? और बोला था इस किडनी के सर में चढ़ के कौन नाचते रहता है बोलो तो? ऐसा एड्रीनल ग्लैंड। कौन होता है जी? एड्रीनल ग्लैंड। कुछ याद आ रहा है ना? तो ये हो जाएगा एड्रीनल ग्लैंड। शब्दों को ध्यान समझना, एड्रीनल ग्रंथि। अच्छा, अब मैं क्या किया कि इस एड्रीनल ग्लैंड को बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल लिया इसको बाहर, और इसको मैं ऐसे करके देख रहा हूं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है बच्चों, ऐसा इमेजिन करो, ऐसा दिखाई देता है। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो इसके मैं दो पार्ट बना हुए हूं, एक आउटर पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आउटर पार्ट, आउटर पार्ट बाहरी भाग, और बच्चों बीच वाले को बोलूंगा मैं इनर पार्ट या मिडिल पार्ट। क्या बोलूंगा? मिडिल पार्ट बोलूंगा, बोल सकता हूं। याद रखें, जो बाहर वाला भाग है उसको बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में कॉर्टेक्स।
बाहर वाले भाग को क्या बोलेंगे बोलो तो CORTEX, कॉर्टेक्स। और बीच वाले भाग को बोलते हैं बच्चों मेडुला, MEDULLA, मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला। अब वहां शब्द को पकड़ो, एड्रीनो मतलब होता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनो मतलब, हाँ शब्द को बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज। तो याद रखो एड्रीनो का मतलब होता है बच्चों, ए मतलब एड्रीनो, एड्रीनो का मतलब होता है एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड। और कॉर्टिको मतलब होता है बच्चों कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बोले तो आउटर पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, है ना, आउटर पार्ट लिख दिया हूं। तो बताओ, मैं बोला, अब देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आया जी, कहीं रटने की जरूरत नहीं है। इधर सुनना, ACTH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से निकलता है। क्या बोला मैं? ACTH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से सीक्रेट होता है और यह एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है, AC को कंट्रोल करेगा। अब आपको रटने की जरूरत नहीं, AC याद रख लेना। AC मतलब एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स। तो ACTH हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड के बाहरी भाग को कंट्रोल करता है जी। IAS के एग्जाम में पूछा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड किसको कंट्रोल नहीं करता? तो बीच वाले को कंट्रोल नहीं करता, ये बाहर वाले को कंट्रोल करता है, कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है। समझ में आया कि नहीं आया? कहानी क्लियर हो गया? तो देखो कैसे पूरा नाम में फंक्शन छुपा हुआ है। तो लिख ले वहीं पर, कार्य नीचे लिख ले। तो याद रखो आप, फंक्शन को लेकर के अगर मैं बात करूं बच्चों, इसके कार्य को लेकर के अगर मैं बात करूं, तो कार्य में निकल के आएगा यह एड्रीनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है, को नियंत्रित करता है। कहां समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे टैग करके लिख दो, समझ जाओगे ना यार। किसको कंट्रोल करता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है। अरे क्यों मैं जबरदस्ती पूरी लाइन को लिखूं, जब मैं कॉन्सेप्ट को इस हद तक डिलीवर कर दे रहा हूं कि आपके दिमाग में इमेजिन हो जाना चाहिए। बता, याद हो गया? तो इस तरीके से ग्रोथ हार्मोन खत्म बच्चों, सेकंड नंबर में TSH की दुनिया खत्म, तीसरा नंबर में ACTH की दुनिया खत्म। ACTH के बाद, तीसरा के बाद चौथा नंबर में आगे चलूं? अरे समझ में आया? चलो अगले नंबर में बच्चों, तीसरा के बाद चौथा नंबर को लेकर के बात करूं, फोर्थ नंबर को लेकर के बात करूं, फोर्थ नंबर को लेकर के बात करूं, तो अगर आप देखे होंगे ना, पांचवा नंबर लिखा हूं मैं PRL। क्या लिखा हूं बोलो तो? हाँ यही था ना, पार्ले मत लिख देना रे। ठीक है, PRL, ठीक है। याद रखो, PRL को लेकर के बात किया जाए तो इसका पूरा नाम होता है प्रोलेक्टिन हार्मोन। PRL का मतलब क्या होता है? हाँ, तो इसका नाम होता है बच्चों, PRL का मतलब होता है प्रोलेक्टिन हार्मोन। तो याद रखें आप, PRL को लेकर के बात किया जाए तो इसका मतलब होता है प्रोलेक्टिन हार्मोन। प्रोलेक्टिन हार्मोन होता है बच्चों, है ना। लेकिन ये टेक्निकल वर्ड नहीं है, एक और नाम होता है ना। एक और नाम क्या होता है इसका, अदर नेम क्या होता है, वहीं पर नीचे लिख रहा हूं मैं, हमेशा लिख देता हूं, कुछ भी नाम लिख दे सकता है। MTH, इंग्लिश बोलेंगे मेमोट्रोपिक हार्मोन, है ना। तो वो तो नाम लिख दिया, यहां पर MTH का पूरा नाम लिख रहा हूं मैं। M मतलब मेमो, T मतलब ट्रोपिक, और बच्चों H का मतलब हार्मोन, है ना। फिर वही कहानी, अगर किसी भी नाम में अगर ट्रोपिक वर्ड आ जाए तो समझ जाना एक ग्लैंड से सिक्रीट होगा और दूसरे पे काम करेगा। बच्चों कहां पे काम करेगा? ट्रोपिक का आगे वाला शब्द बताता है। आगे क्या लिखा है? मेमो। अब मेमो का मतलब बता दूं, समझ जाओगे कहां पर काम करता है। मेमो मतलब होता है मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि। तो याद रखो, मेमो का मतलब हो जाएगा मेमरी ग्लैंड, या इसको बोलते हैं स्तन ग्रंथि, है ना। तो याद रखो आप, एक का काम करेगा, है ना, MTH हार्मोन। मेमोट्रोपिक हार्मोन क्या करेगा? स्तन ग्रंथि में दो काम करेगा बच्चों। पहली बात, स्तन ग्रंथि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड या मिल्क ग्लैंड, या इनलार्जमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड, है ना, स्तन ग्रंथि की वृद्धि। और दूसरा नंबर में, सेकंड नंबर में, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, दूध का निर्माण, है ना। तो स्तन ग्रंथि में दो काम करेगा, एक तो स्तन ग्रंथि का विकास करेगा और उसके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन करता है, दूध का निर्माण करता है। इसलिए मैं बोल सकता हूं MTH के बारे में, प्रोलेक्टिन हार्मोन के बारे में, ओनली फाउंड इन फीमेल बॉडी, ओनली
प्रेजेंट इन फीमेल बॉडी। बताओ कहानी समझ में आया कि नहीं आया? है ना, केवल महिलाओं के शरीर में पाया जाता है। यह स्तन ग्रंथि का विकास, है ना, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, इंफॉर्मेशन ऑफ मिल्क, दूध के निर्माण में हेल्प करता है बच्चों। याद रखें, मां के शरीर में आफ्टर कुल मिलाकर के पार्चुरेशन, आफ्टर डिलीवरी, बच्चे के जन्म होने के बाद कभी कभी किसी मां के बॉडी में ना ये प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हो पाता, बन नहीं पाता। और जब प्रोलैक्टिन हार्मोन नहीं बनेगा तो ऐसे कंडीशन में मां के शरीर में दूध का निर्माण नहीं हो पाता, फिर वही बच्चों को डब्बा वाला दूध पिलाना पड़ता है। अब समझ में आया? तो दूध का निर्माण कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गया होगा, पूरा मामला क्लियर हो गया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत? फंक्शन क्लियर हो गया। अब चौथा के बाद पांचवा नंबर में, है ना, पांचवा नंबर में बच्चों, अगर मैं पांचवा नंबर को लेकर के बात करूं, पांचवा नंबर को लेकर बात करूं तो पांचवा वाला का नाम है जीटीएच हार्मोन। क्या नाम है बोलो तो? जीटीएच हार्मोन। याद रखें, जीटीएच हार्मोन को लेकर के बात किया जाए तो पूरा नाम होता है इसका, पूरा नाम होता है जी मतलब गोनेडो, GONEDO गोनेडो, टी मतलब ट्रोपिक, टी मतलब ट्रोपिक, और बच्चों एच का मतलब बार बार आपको नहीं पूछना है, क्या होगा बोलो तो? हमेशा हार्मोन। तो गोनेडो ट्रोपिक हार्मोन इसका नाम होता है। फिर से वही कहानी, देखो कितना अच्छा टर्म आपको बता दिया, है ना, ट्रॉपिक वर्ड। ये जो टी मतलब ट्रॉपिक का मतलब क्या होगा पता है? ये सब कहानी मेरे को जयपुर के डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर, सर्जन थे, वो पढ़ाए थे वहां पर, तो वो पढ़ाए थे ना, तो बड़ा मेडिकल टर्म का यूज कर देते, तो बहुत अच्छा काम किया, सीख गया। ठीक है, तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, याद रखें, ट्रोपिक का मतलब एक ग्लैंड से सीक्रेट होना, दूसरे पर काम करना। किस पर काम करता है बोलो तो? गोनेडो। अब मैं आपको गोनेडो का मतलब बता दूं तो गोनेडो का मतलब होता है गोनेट्स, है ना। गोनेडो किस वर्ड से बना हुआ है बोलो तो? हाँ, तो याद रखो आप, गोनेट से बना हुआ है ना। अगर मैं शुद्ध ऐसे नॉर्मल हिंदी में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख देना है आपको, गोनेट्स से बना हुआ है। अब अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा गोनेट्स का मतलब क्या होता है। फिर वही गोनेट्स जो वर्ड है ना, एक मेडिकल टर्म है, इसका नॉर्मल इंग्लिश होता है जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो गोनेट्स का मतलब क्या होता है बोलो तो? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जनन अंग। बच्चों, जनन अंग दो प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा, एक मेल में होगा और एक फीमेल में होगा। मतलब मेल में क्या होता है बच्चों? टेस्टिस, और फीमेल में क्या होता है? ओवरी। तो मेल में क्या होता है? टेस्टिस, टीईएस, टीईएस हिंदी में क्या बोलते हैं? वृषण, और फीमेल में क्या होता है? OVARY, ओवरी। समझ में आ रहा है? हिंदी में क्या होता है? अंडाशय। मतलब गजब हो गया, अल्टीमेट एक बात निकल के आया कि जीटीएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से सिक्रीट होता है। क्या बोला मैं? जीटीएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पार्ट से सिक्रीट होता है, और मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी को कंट्रोल करके रख देता है। अरे तभी तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगर आपके बॉडी में प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होने के बाद भी अगर इस हार्मोन का सिक्रीशन नहीं हुआ तो लोग बांझ हो जाएंगे, स्टेराइल हो जाएंगे, बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। कहानी समझ में आ रहा है? तो कौन कैसे कैसे कंट्रोल कर रहा है देख रहे हो? अरे क्लियर हो गया? तो याद रखें आप, गोनेट्स मतलब होता है जनन अंग, और जनन अंग मेल में होता है टेस्टिस और फीमेल में होता है ओवरी। तो जीटीएच हार्मोन क्या करता है बोलो तो? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्थात पुरुषों में टेस्टिस को और महिलाओं में ओवरी को नियंत्रित करता है ना। तो ये दोनों को क्या करेगा बोलो तो? दोनों को नियंत्रित करता है बच्चों, नियंत्रित करता है। बताओ कहानी समझ में आया? क्या करता है बोलो तो? नियंत्रित करता है। लिख पाओगे? समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करना घर में जा करके, ठीक है ना। उसको सेंटेंस के रूप में लिखने की कोशिश करना, ठीक है, लाइन में लिखने की कोशिश करना, 2 से 3 बार लिखना हो जाएगा। और वो लगता ही है लाइन में लिखवाऊंगा तो भी आपको 10 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे लिखवाऊंगा तो भी, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसका कोई तोड़ नहीं है। और मेरे कई साल के मेहनत का नतीजा है कि मैं इतना सिंपल तरीके से डिलीवर कर पा रहा हूं उसको आपको। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं जब खुद पढ़ता था मेरे खुद समझ में नहीं आता टॉपिक, बहुत दिक्कत करता था।
ठीक है, चलो याद हो जाएगा यहां तक। तो इस तरीके से वाला पार्ट यहां पर कंप्लीट होता है कि टेस्टिस और ओवरी कंट्रोल करता है। ठीक, अब बताओ अगले नंबर में कितने प्रकार का होता था बोलो तो? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो याद रखो आप, जीटीएच 2 प्रकार का होता है ना? जीटीएच 2 प्रकार का होता है, वहीं पर कंटिन्यू लिख लें आप। याद रखें जीटीएच 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है एलएच और बच्चों एक होता है एफएसएच। एलएच और एफएसएच, मेल में उसी को आईसीएसएच बोलते थे। क्यों बोलते हो? जनन अंग वाले टॉपिक बताऊंगा, अभी अपन हार्मोन पढ़ रहे हैं तो मैं यहां पर लिंक से नहीं हटना चाहता, है ना। याद रखिए पूरा नाम एक बार याद रख लो, यहां पर पूरा नाम में कुछ भी चीज छुपा नहीं है। पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम होता है बोलो तो? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है बच्चों। तो याद रखो इसका पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एफएसएच का पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन याद हो जाएगा। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन याद हो जाएगा ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर हो गया। एक काम करना, इसके फंक्शन को यहीं पर आप छोड़ देना। आप 3 से 4 लाइन यहां पर छोड़ देना। जब मैं आगे कॉन्सेप्ट डील करूंगा तो कॉन्सेप्ट के द्वारा आपके कंक्लूजन निकल के आएगा फंक्शन, और उस फंक्शन को यहां पर अपन ऐड करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना। तो यहां पर 3 से 4 लाइन को छोड़ देना आगे लिखने के लिए, और इसके बाद आप लिखिए जीटीएच वाला सेक्शन यहां पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आया ना। कोई भी चीज को हवे में नहीं उड़ा रहा, देखना हर चीज को कॉन्सेप्ट बताते हुए चल रहा हूं, और जहां पर लग रहा है कि अगला टॉपिक में कॉन्सेप्ट कवर होगा वहां पर जगह छोड़ रहा हूं और आगे उसको कवर करेंगे। कुल मिला के 5 हार्मोन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अगले नंबर में आता है एमएसएच हार्मोन। क्या हो जाएगा बोलो तो? हाँ, मध्य पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। लिख ले अगले नंबर में एमएसएच हार्मोन। ठीक, तो फिर से पहला नंबर में होगा मध्य पीयूष ग्रंथि वाला एमएसएच हार्मोन। बच्चों एमएसएच का पूरा नाम जैसे आप लिखोगे पूरा कहानी समझ में आएगा। एमएसएच का पूरा नाम होता है, एम मतलब होता है मिलेनोसाइट, एम मतलब मिलेनोसाइट, एस मतलब स्टिमुलेटिंग, और एच का मतलब बार बार मत पूछना, हार्मोन ही होता है। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रखें स्टिमुलेट का मतलब मैं बार बार बोल चुका हूं मैं आप लोग को। स्टिमुलेट का मतलब होता है इंड्यूस करना, प्रेरित करना, प्रमोट करना, है ना। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है? इंड्यूस करना, प्रेरित करना। उसको प्रेरित करा, किसको प्रेरित करेगा उसके जस्ट आगे वाला शब्द बताएगा। किसको प्रेरित करेगा बोलो तो? मिलेनोसाइट। अब देखना बिल्कुल बच्चों की तरह, जो कक्षा 6वीं का कॉन्सेप्ट है 7वीं का, मैं उसको डील कर रहा हूं जी ताकि आपको समझ में आए। मिलेनोसाइट को तोड़ रहा हूं, देखना याद रखे आप। मिलेनो का मतलब होता है बच्चों, मिलेनो का मतलब होता है 2 शब्दों से मिलकर बना है, मिलेनो और साइट। मिलेनो का मतलब होता है मिलेनिन पिगमेंट। क्या होता है बोलो तो? मिलेनिन वर्णक। और अगर आपको याद आ रहा होगा, अच्छा मैं शायद इसी को डील नहीं कर रहा हूं। वर्णक का मतलब होता है कोई भी चीज जो रंग सप्लाई करता है, कलर प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं पिगमेंट। क्या बोलते हैं? पिगमेंट। उसका खुद न खुद कलर होगा खुद का। तो मिलेनिन पिगमेंट का जो कलर होता है बच्चों वो होता है ब्लैक या डार्क, काला होता है। कैसा होता है बोलो तो? एक काला रंग का होता है। वर्णक वर्ड कहीं भी आ जाए, पिगमेंट, मिलेनिन पिगमेंट, पिगमेंट वर्ड कहीं भी दिख जाए, समझ जाना हो उसका कोई ना कोई कलर होगा। कैसा कलर होता है? काला होगा। वर्णक का मतलब काला नहीं होता, वर्णक का मतलब कोई ना कोई कलर होगा। तो कैसा होता है? काला। वैसे दुनिया में काला और सफेद रंग नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका जवाब अभी नहीं दूंगा। मिलेनियम वर्णक याद हो जाएगा, फिजिक्स में लाइट टॉपिक बताऊं। याद हो गया ना, काला रंग। साइट का मतलब होता है बच्चों सेल। साइट वर्ड कहीं भी आ जाए तो समझ जाना उसका मतलब होता है कोशिका। मतलब अब आपको पूरा कहानी निचोड़ बन जाएगा। इधर देखना आप, एमएसएच हार्मोन, इधर देखना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज मेरे तरफ देखें एक बार। एमएसएच हार्मोन
स्टिमुलेट करता है एक ऐसे सेल को जो मेलेनिन पिगमेंट बनाता है। कितना इजी हो गया यार, देखो ना आप तोड़ के। एमएसएच हार्मोन स्टिमुलेट करता है एक ऐसे सेल को जो मेलेनिन पिगमेंट बनाता है। कहानी समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आ गया ना? ठीक, मतलब क्या हुआ, एमएसएच हार्मोन बढ़ेगा, समझना ध्यान से, एमएसएच हार्मोन बढ़ेगा तो प्रेरित भी बढ़ेगा, तो वो सेल ज्यादा से ज्यादा मेलेनिन पिगमेंट बनाएगा, इसलिए आदमी करिया होता जाएगा। नहीं समझ में आया? मतलब एक ऐसा हार्मोन जो इंसान को करिया कर देता है। क्यों करता है? क्यों? कौन काला होना चाहता? कोई नहीं होना चाहता, कोई नहीं होना चाहता। रीजन बता रहा हूं, अभी आप कहानी को समझना प्लीज। इधर देखो ना मेरे तरफ, आप लोग इतना प्यार से सुनते हो तो मैं इतना समझाता हूं, पता है, अच्छा लगता, बहुत अच्छे हो आप लोग, पता है। इधर देखो आप ठीक है, मतलब पॉजिटिव हो, पढ़ने में आप लोग का है, देख के लग जाता है, शकल देख के पढ़, नहीं कितने से क्लास मरे जैसे बैठे रहते हो, तो मरे जैसे पढ़ा भी दो, है ना, पता भी नहीं चले क्या छोड़ा क्या भगाया। पता कर पाओगे मैं क्या स्किप कर रहा हूं? कोई माई के लाल नहीं बता सकता, है ना। चलो तो याद रखो आप, मैं एक बात बता रहा हूं, लोग कौन काला होना चाहते हैं? क्या मजबूरी इस हरामखोर को की काला कर रहा है? समझ में आ रहा है? क्यों सीक्रेट होकर के इसका देखो तो करिया कर दे रहा है, क्यों कर रहा है? रीजन बता रहा हूं, इसके फंक्शन को समझो, इसको हल्के में मत लो। मेलेनिन पिगमेंट को बहुत काम का चीज है। भले बंदे का कलर काला हुआ तो क्या हुआ, बड़ा काम का चीज है। ये लाइट से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है। सूरज से 3 प्रकार का रेज आता है बच्चों, एक होता है अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, पराबैंगनी किरण। दूसरा होता है सेकंड नंबर में इंफ्रारेड जो हीट को लेके आता है, और तीसरा होता है विजिबल रेज जिसकी वजह से हमको दिखाई देता है। 3 ठो लाइट आता है, जिसमें से यूवी रेज वहां पर ओजोन लेयर के द्वारा ही एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर भी कुछ ना कुछ यूवी रेज धरती पर पहुंचता है। यूवी रेज इतना खतरनाक होता है कि अगर आपके स्किन पे पड़ जाए तो स्किन कैंसर हो सकता है, आंख में पड़ जाए तो इंसान अंधा हो सकता है, रेटिना डैमेज हो सकता है, कॉर्निया खत्म हो सकता है, आंख पथरा सकता है, डीएनए चेंज हो सकता है, कुछ भी कई प्रकार का बीमारी होता है इससे। अब मान के चलिए आप कि अगर आप बहुत ज्यादा सनलाइट के कांटेक्ट में रहते हैं, धूप के कांटेक्ट में रहते हैं, या यूं कहें कि आपका बॉडी पार्ट्स हाथ पर जहां जहां धूप के कांटेक्ट में रहता है, जहां पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, तो जहां पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा तो वहां पर यूवी रेज आएगा। यूवी रेज सोच के देखो, अल्ट्रावायलेट आपकी त्वचा में कैंसर कर सकता है, इसलिए आपके खोपड़ी से तुरंत, आपके इस पिट्यूटरी ग्लैंड से तुरंत कौन सा हार्मोन निकलता है? एमएसएच हार्मोन। और एमएसएच हार्मोन ऐसा जाता जाता ये मिलेनोसाइट, ये यहां पर मिलेनोसाइट होता है पूरे स्किन में, मिलेनोसाइट होता है ना, उसको प्रेरित करता है कि भाई तुरंत मेलेनिन पिगमेंट बनाओ, और बनेगा तो तुरंत यूवी रेज को एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए जहां जहां सनलाइट पड़ेगा वहां वहां यूवी रेज आएगा, और जहां जहां यूवी रेज आएगा वहां वहां एमएसएच हार्मोन तुरंत जाके क्या बनवा देगा? मेलेनिन पिगमेंट, और इसलिए वो पार्ट करिया हो जाएगा। आप अपने हाथ में देख सकते हैं, इधर आपको थोड़ा सा फेयर दिख रहा होगा इधर के कंपेयर में, दिख रहा है ना, क्योंकि इधर सनलाइट ज्यादा नहीं पड़ता और इधर पड़ता है। समझ में आया? ठीक है, तो याद रखें, यह स्किन के कलर को, यह मेलेनिन पिगमेंट, यह फंक्शन क्या निकल के आया? यह मेलेनिन पिगमेंट के फॉर्मेशन को इंड्यूस करके, यह मेलेनिन वर्णक के निर्माण को प्रेरित करके स्किन के कलर को डार्क करता है। इसलिए जियोग्राफी डिसाइड करेगा कि आप गोरे होगे कि काले होगे। अगर आप इक्वेटर के जोन में हो, भूमध्य रेखा वाले एरिया में हो, तो सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगा, और डायरेक्ट पड़ेगा तो शरीर करिया रहेगा। और अगर आप इक्वेटर से दूर में हो तो कितना भी नहाओ धोओ कुछ भी मत, आप गोरे रहोगे। कितना भी फेयर लवली लगा लो, अगर आपके बॉडी में एमएसएच हार्मोन निकल रहा है तो दुनिया में कोई भी माई के लाल को गोरा नहीं कर पाएगा। फिर भी क्रीम वाले लिखते हैं कि मेलेनिन पिगमेंट को रिड्यूस करता है, लिखा रहता है ना, मेलेनिन पिगमेंट को रिड्यूस करेगा, आजकल क्रीम में लिखा रहता है। तो तुम रिड्यूस करवा क्या कर लोगे? ये तो बना रहा है, इसको कैसे करें? अरे समझ में आया? ये तो एमएसएच हार्मोन बना रहा लगातार, तुम कब तक हटाओगे? वो बनता रहेगा जिंदगी भर। समझ में आया? यहां लगा लेते हैं क्रीम। समझ में आया? चलो समझ में आ गया तो लिख लो वहीं पर आप। हाँ, समझ में आया रे? क्या लिखना है बोलो तो? यह मेलेनिन पिगमेंट के फॉर्मेशन को इंड्यूस करके, यह मेलेनिन वर्णक के निर्माण को प्रेरित करके
यह मिलेनिन पिगमेंट के फॉर्मेशन को इंड्यूस करके, यह मिलेनिन वर्णक के निर्माण को प्रेरित करके, यह मिलेनिन वर्णक के निर्माण को प्रेरित करके, लिख लिए, मिलेनिन वर्णक के निर्माण को प्रेरित करके त्वचा के कलर को गहरा करता है। गहरा कोष्टक में काला लिख देना, है ना। त्वचा के रंग को काला करता है, ठीक है, त्वचा के रंग को काला करता है। क्लियर हो गया। और बच्चों इस तरीके से एमएसएच हार्मोन भी यहां पर क्या हो जाता है, पूरी तरह से कंप्लीट। अच्छा याद रखें आप, यही एमएसएच हार्मोन ना एम्फीबिया में, उभयचर में रंग बदलने के लिए जिम्मेदार होता है। आप सुने होंगे गिरगिट रंग बदलता है, उससे ज्यादा इंसान बदलते हैं, सुने हो गिरगिट, अरे मुंडी लाल लाल हो जाता है ना, इसी हार्मोन की वजह से। तो लिख लो एमएसएच हार्मोन एम्फीबिया में कलर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या लिखना है बोलो तो, मिलेनिन वर्णक एम्फीबिया मत, एम्फीबिया से हाँ, उभयचर मेढक भी रंग बदलते हैं। बरसात सीजन में एकदम ग्रीन दिखते हैं, हरा कलर के, आजकल पीला दिखने लगे, देखे हो, कभी आपको मेढक पीला वाला दिखेगा, कभी हरा दिखेगा, कभी सफेद दिखेंगे, ठीक। तो एम्फीबिया में मिलेनिन वर्णक एम्फीबिया में, उभयचर में रंग बदलने के लिए जिम्मेदार होता है ना। रंग बदलने की जो प्रक्रिया होता है उसे मेटाक्रोसिस कहते हैं, लिख लेना, मेटाक्रोसिस कहते हैं बच्चों। तो याद रखिए आप, रंग कलर चेंज करने की प्रोसेस मेटाक्रोसिस कहलाता है, मेटाक्रोसिस कहलाता है, याद हो जाएगा, मेटाक्रोसिस कहलाता है। हो गया, लिख लिया ना। अबे लिखे, कुछ बोलोगे, लिख लिए, ठीक। अगले नंबर के पॉइंट में लिखो, सुनो इधर आप, याद रख लेना। इंसानों की बात करूं ना तो मनुष्य में जो मध्य पीयूष ग्रंथि होता है, जिसको मैं बार बार पार्स इंटरमीडिया बोल रहा हूं, मध्य पीयूष ग्रंथि, वो बहुत ही कम डेवलप होता है, अल्प विकसित होता है। और इसीलिए अल्प मध्य पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन होता है हम लोग में, वो अग्र से ही निकलता है। तो ये बात थोड़ा याद रख लेना। हकीकत में एमएसएच हार्मोन हम लोग का मध्य पीयूष ग्रंथि से निकलता नहीं हो, इतना कम विकसित होता है कि वो अग्र में ही चिपका रहता है, और निकलता हकीकत में कहां से है, हाँ। तो लिख लो अगले नंबर में, इन ह्यूमन, मनुष्य में मेडाइवल पिट्यूटरी ग्लैंड लो डेवलप होता है। मनुष्य में मध्य पीयूष ग्रंथि अल्प विकसित होता है, मनुष्य में मध्य पीयूष ग्रंथि अल्प विकसित होता है, वेरी लो डेवलपमेंट, अल्प विकसित होता है। इसीलिए मेडाइवल पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन, इसलिए मध्य पीयूष ग्रंथि के हार्मोन, इसलिए मध्य पीयूष ग्रंथि के हार्मोन, इसलिए मध्य पीयूष ग्रंथि के हार्मोन एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, है ना। एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, मतलब क्या हुआ, अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते। ये बात याद रख लेना, मेंस वाला लपेट देगा नहीं तो। पूछ दिया कि एमएसएच हार्मोन मनुष्य से कहां सिक्रीट होता है, फिर बोलोगे अरे सर तो बताए थे मध्य पीयूष ग्रंथि, गए काम से। समझ में आया। तो इंसानों में कहीं और से निकलता और जानवर वहां से निकलता। अरे क्लियर हो गया ना, ठीक है बच्चों। इस तरीके से मैसेज की दुनिया यहां पर पूरी तरह से समाप्त। अगले नंबर में आते हैं। इसके बाद अगले नंबर में ज्यादा स्लो लग रहा है क्या, स्पीड चल जाएगा ना इतना, ठीक है। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, क्या एकदम होश पोश नहीं करना चाहता दिमाग में, मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा, फिर आपका क्या होगा, ठीक है। चलो अगले नंबर में क्या है बोलो तो, पश्च पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हेडिंग डाल लो और उससे पहला हार्मोन लिखो फर्स्ट नंबर में, पहला नंबर में ओटी। याद रखिए बच्चों, अगर मैं ओटी को लेकर के बात करूं, पहला हार्मोन को लेकर बात करूं, तो ओटी का पूरा नाम होता है ना, पूरा नाम होता है ऑक्सीटोसिन, OXY ऑक्सी, TOCIN। तो याद रखो ओटी का पूरा नाम होता है बच्चों ऑक्सीटोसिन। क्या नाम होता है बोलो तो, ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, इसके डिटेल में पूछा जा सकता है आपसे 2 नंबर और 60 नंबर में अलग से पूछा जा सकता है। एक तो नॉर्मल पूरे हार्मोन के साथ इंक्लूड करके पूछेगा, एक तो आपको 30 वर्ड
और एक तो 60 वर्ड में यहां से सवाल पूछा जा सकता है ना। एक तो 60 वर्ड में सवाल पूछा जा सकता है। बच्चों इस बात को जानने के लिए आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा मेरे शब्दों को। इधर देखें आप, याद रखें आप, इंसानों के शरीर में चूंकि ऑक्सीटोसिन का मैक्सिमम फंक्शन फीमेल के बॉडी में देखा गया है, या यूं कहो कि ज्यादातर इसका जो काम होता है महिलाओं के शरीर में होता है, और खासकर उस महिलाओं में जिसके बच्चे हो चुके हैं, जो गर्भवती महिला होती है, उनमें देखा गया है। इसे वहां से मैं रिलेट करके बताऊंगा, और वहां से कहानी को रिलेट करने के लिए मेरे को जीरो से जाना पड़ेगा। ठीक है, इधर देखिए आप, प्लीज इधर देखो ना मेरी तरफ। ठीक है, इधर देखो। हमारे बॉडी में बच्चों मेनली 2 प्रकार के मसल्स होते हैं। 2 प्रकार के मसल्स मेनली बोला हूं, टोटल नहीं बोला हूं। ठीक है, ये मत बोला 2 बोल दिया तो मेरे को सब मालूम है कितना होता है ना। आपकी सर पर मेनली 2 प्रकार का सेल होता है, सॉरी 2 प्रकार का मसल्स होता है, 2 प्रकार के पेशी होते हैं। बच्चों एक मसल्स ऐसा होता है जो मेरी इच्छा से काम करता है, हमारी इच्छा से काम करता है ना। जैसे कि हाथ का मसल्स, गर्दन का मसल्स, पैर का मसल्स, तमाम एग्जाम्पल है। जैसे मान के चलो आप कि वहां पर उस टेबल में मेरा मोबाइल रखा है, तो पहले थॉट आएगा, मेरे ब्रेन में थॉट आएगा कि मेरे को उस मोबाइल को उठाना है, और ब्रेन से न्यूरॉन के द्वारा मैसेज जाएगा मेरे हाथ के मसल्स में, हाथ के मसल्स में। यहां पर मैसेज आया, और जैसे मैसेज आया तो इस मसल्स में होगा कॉन्ट्रैक्शन, और जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इस तरीके से मैं मोबाइल को उठा लिया। क्यों? क्योंकि मेरे इच्छा से काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स, ऐच्छिक पेशी। क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशी। पोलियो जैसी बीमारी का नाम सुने होंगे आप। पोलियो जैसी बीमारी में यही न्यूरॉन काम करना बंद कर देता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, ब्रेन काम नहीं कर पाता, जो ले जाने काम करता में से, इसलिए ऑर्गन काम ही नहीं कर पाता, हिलता डुलता नहीं। बात समझ में आया? यदि एक्सीडेंट होता है किसी वजह से, जब ब्रेन में चोट लगता है ना, तो पैरालाइज होने की चांस ज्यादा रहता है। इसलिए हमेशा ब्रेन को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि उस पर चोट ना लगे कभी एक्सीडेंट हो भी तो। बात समझ में आया? तो ऐच्छिक पेशी बोलते हैं। बच्चों एक मसल्स ऐसा होता है जो हमारी इच्छा से काम नहीं करता, हमारी इच्छा से काम नहीं करता, उसको बोलते हैं अनैच्छिक पेशी, है ना, अनवॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है। और इसी को एक और नाम दिया गया है, स्मूथ मसल्स, चिकनी पेशी। क्या नाम दिया गया है? तो मैं बार बार चिकनी पेशी बोलूंगा, समझ में आया? क्या पेशी? चिकनी पेशी। समझ में आया? स्मूथ मसल्स बोलूंगा। स्मूथ मसल्स हमारी इच्छा से काम नहीं करता, और जो हमारी इच्छा से काम नहीं करता वो ब्रेन के वो हार्मोन के कंट्रोल में काम करता है, और उसी हार्मोन का नाम है यहां पर ऑक्सीटोसिन। धीरे धीरे ग्रिप बन रहा है, दिमाग में आ रहा है, थीम समझ में आ रहा है। अब मैं आगे चलता हूं एक स्टेप। इधर देखो, एक शब्द बोल दिया स्मूथ मसल्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इधर देखना बच्चों, याद रखें आप, जो महिलाएं होती है उनके बॉडी में ऐसा पाया जाता है यूटेरस, हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय। प्लीज पूरा फोकस मेरे तरफ होना चाहिए, आप समझने के मूड में रहोगे तो मेरे समझाने में अच्छा लगता है। यूटेरस हो जाएगा बच्चों, गर्भाशय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गर्भाशय, मेरी बात को ध्यान समझना, ये मैं बना दिया गर्भाशय, है ना, गर्भाशय। एक गर्भाशय पहली, गर्भाशय, और दूसरा प्लस यहां पर अलग से मैं लिख दिया स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि। बच्चों याद रखिए आप, ये 2 पार्ट ऐसा होता है फीमेल के बॉडी में जहां पर आपको मेनली मिलेगा स्मूथ मसल्स, चिकनी पेशी। क्या, कौन सा पेशी मिलेगा बोलो तो? चिकनी पेशी। कहानी को समझना ध्यान से, लिखने की जरूरत नहीं, यहां पर चिकनी पेशी पाया जाता है। तो फीमेल के बॉडी में एक तो स्तन ग्रंथि देखा जाए, दूध ग्रंथि जिसको मिल्क ग्लैंड बोला जाता है, दूसरा गर्भाशय यूटेरस, दोनों का जगह पाया जाता है चिकनी पेशी। मैं शुरुआत करूंगा यहां से, पहले इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखो ये गर्भाशय इमेजिन करो आप, यहां पर ऐसा एक स्मूथ मसल्स पाया गया है, ये है हमारा चिकनी पेशी, स्मूथ मसल्स, चिकनी पेशी। चमेली मत लिख देना भाई, चिकनी चमेली लिख डाले, समझ में आया? स्मूथ मसल्स होता है। क्या होता है बोलो तो? स्मूथ मसल्स होता है। बच्चों याद रखें आप, जैसे ही 9 महीना कंप्लीट होता है प्रेगनेंसी का, मैं आपको बता चुका हूं कि एक्चुअल जो प्रेगनेंसी टाइम होता है 9 महीना 4 या 5 दिन का होता है। तो जैसे 9 महीना 4 या 5 दिन कंप्लीट होता है, फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है जी। जैसे 9 महीना कंप्लीट होता है, जो गर्भवती महिला होती है, जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है, उसके ब्रेन के या उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है जी।
ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सीक्रेशन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्लड के द्वारा बहता 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 यूटेरस के चारों तरफ आता है, गर्भाशय के चारों तरफ आता है, और गर्भाशय में जो चिकनी पेशी है ना, उस पर जोरदार कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जी, कॉन्ट्रैक्शन, लहर उत्पन्न होने लगता है, कुछ इस तरीके से हिलने लगता है। इमेजिन करना आप, कुछ इस तरीके से हिलने लगता है। तो जैसे ही ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा, तो ये जो चिकनी पेशी है वहां पर इस टाइप से लहर उत्पन्न हो जाएगा, वहां पर इस टाइप से कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, संकुचित होगा। इमेजिन करके देखो कि कुछ इस तरीके से यहां पर मूवमेंट होगा जी, और वो इस तरीके से मूवमेंट होने की वजह से यहां पर जो बच्चा है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, दबाव बनेगा, और इस प्रेशर की वजह से बच्चा बाहर निकल जाएगा, बोले तो उसका जन्म हो जाएगा, बोले तो उसका जन्म हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं रहता, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कम रहता या नहीं रहता, तो कभी भी चिकनी पेशी में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, और चिकनी पेशी में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता तो बच्चे के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं होता, और बच्चे के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं होता तो बच्चा जन्म नहीं ले पाता। मतलब यह हुआ कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चे के जन्म के लिए जिम्मेदार होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चे के जन्म के लिए जिम्मेदार होता है, अरे डिलीवरी के लिए जिम्मेदार होता है, अरे प्रसव के लिए जिम्मेदार होता है, अरे पार्चुरेशन के लिए जिम्मेदार होता है, अरे बच्चे को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। और इसलिए इस हार्मोन को शिशु जन्म हार्मोन के नाम से जाना जाता है ना? समझ में आया क्या बोलते हैं इसको? है तो नाम में ही काम छुपा हुआ है, नाम में ही काम छुपा हुआ है, इसलिए इसको शिशु जन्म हार्मोन कहते हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूं, तो आज याद रखो आप, इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा बोलो तो ऑक्सीटोसिन को याद रखो आप, पहला नंबर में इसे शिशु जन्म हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखें बच्चों, इसे पार्चुरेशन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, प्रसव हार्मोन के नाम से जाना जाता है, प्रसव के लिए जिम्मेदार होता है जी, इसे प्रसव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। छोटा सा पॉइंट लिखो, फिर मेरे तरफ देखना स्टार्ट करो। ये बताइए, आप इतना तो जरूर सुने होंगे कि जब एक मां बच्चे को जन्म देती है, प्लीज इधर देखो ना, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, बोर थोड़ी नहीं हो रहे हो जी, नहीं हो रहे हो ना? आप इतना जरूर सुने होंगे कि जब एक मां बच्चे को जन्म देती है ना, तो असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है, असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं, पेन को मेजर करने की जो यूनिट होता है, दर्द को मापने की जो इकाई होता है बच्चों, डेल होता है। एक लड़के जो अपने आप को मर्द कहते हैं, 45 डेल से ज्यादा की दर्द सहन नहीं कर सकते। एक्सीडेंट में जब हाथ पर बाहर निकल जाता है ना कट कट करके, तो उस दौरान 45 डेल का दर्द होता है। उससे ज्यादा के दर्द में या तो कोमा में चलेंगे या तो डेथ हो जाएगा। लेकिन आपको सोच करके आश्चर्य होगा कि एक मां जब बच्चे को नेचुरल तरीके से जन्म देती है, प्राकृतिक रूप से, जो गांव में जो जन्म होता है, हॉस्पिटल वगैरह में नहीं, तो एक मां जब बच्चे को प्राकृतिक तरीके से जन्म देती है, तो उस दौरान टोटल 56 डेल का दर्द सहन करती है। जिस दर्द में एक मर्द मर जाएगा ना, उससे ज्यादा के दर्द को सहन करके एक मां बच्चे को जन्म देती है। इसलिए तो कहते हैं कि मां का जन्म पहले होता है, बाद में बच्चे का जन्म होता है। बात समझ में आया? तो सवाल उठता है कि वो पेन किसकी वजह से होता है? तो बच्चों, इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। आप सोच के देखो, एक मसल से अंदर का, उसमें मूवमेंट हो रहा है, आपके शरीर के अंदर गले में एक छोटा सा कंकड़ फंस जाए तो दर्द से परेशान हो जाओगे। ये पूरा का पूरा मसल से यहां पर मूव कर रहा है जी, और जब मूव करता है मसल्स ना, तो इतना ज्यादा पेन होता है कि मैं आपको बता चुका हूं कि कितना पेन होता है। तो ये बताइए कि अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन अगर नहीं रहता मां के शरीर में, ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं रहता, ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं रहता, तो क्या कभी भी स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता, संकुचन होता क्या जी? और संकुचन नहीं होता तो पेन जनरेट होता क्या? दर्द पैदा होता क्या? नहीं होता। इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रसव पीड़ा हार्मोन के नाम से जाना जाता है। प्रसव के समय जो पीड़ा उत्पन्न करता है, लेबर पेन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? लेबर पेन। तो याद रखें बच्चों, इसे प्रसव पीड़ा हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसे प्रसव पीड़ा
हार्मोन के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, इसे लेबर पेन हार्मोन के नाम से जाना जाता है जी, प्रसव पीड़ा हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसलिए एक बच्चे को दुनिया के लिए गद्दार हो जाओ, मां बाप के प्रति हमेशा ईमानदार होना चाहिए इंसान को। आप सोच के देखो कि किस हद तक इस पेन को फॉलो किए होंगे जन्म दिए। आजकल तो मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गया जी, लेकिन हम और आप जब पैदा लिए होंगे ना, इमेजिन करो हम लोग के मां बाप तो नेचुरल तरीके से हमको पैदा किए होंगे, कोई सुविधा नहीं रहा होगा। समझ में आया? ठीक है, प्रसव पीड़ा हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इमेजिन करो बच्चों, ये बच्चा जन्म ले चुका है, इमेजिन करना, ये बच्चा जन्म ले चुका है। यहां पर जो बच्चा तो जन्म ले चुका है, बाहर आ गया। अच्छा, एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, आप देखे होंगे कि किसी किसी जो गर्भवती महिला होती हैं, 9 महीना कंप्लीट हो गया, इसके बाद भी पेन नहीं करता, तो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं उनके शरीर में। ऑक्सीटोसिन उनके बॉडी में नहीं बन पाता, इसलिए पेन नहीं करता, तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। दर्द देने वाला हार्मोन लगाते हैं, तो उनको लगता है क्यों दर्द देने वाला हार्मोन? अरे दर्द देने वाला हार्मोन नहीं लगा रहे, ऑक्सीटोसिन लगा रहे हैं, जहां पर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिससे वजह से बच्चा पैदा होगा। अरे बात समझ में आया? ठीक है, इसलिए पहले ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, फिर बच्चा पैदा होता है। अरे बात समझ में आया? अब मान के चलिए कि बच्चा जन्म ले चुका है जी, ये जो बच्चा जन्म ले चुका है थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 4-5 साल का बच्चा हो चुका है। आप देखे होंगे घरों में कि जनरली अगर ज्वाइंट फैमिली है, घर वाले हैं, तो कहीं घूमने जाते हैं तो सभी लोग साथ में जाते हैं, 2-3 महिलाएं हो जाएंगी, 2-4 बच्चे हो जाएंगे, माँ बाप पूरे परिवार घूमने जाते हैं। इमेजिन करो आप कि पूरी परिवार घूमने जा रहे हैं और रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं और ट्रेन आने में कुछ टाइम है, और महिलाओं का तो आदत होता है, 4 महिलाएं जहां पर बैठ गई बात करना चालू कर देते हैं। 4 महिलाएं बैठी हुई हैं, बात कर रही हैं, और ये जो महिला है वो भूल चुकी है बात करने के चक्कर में कि मेरा बच्चा किधर खेल रहा है। बच्चे लोग को कहीं यहां रखोगे ना तो 2 मिनट के बाद वहां दिखेंगे वो। समझ में आया? वो खेलते खेलते किनारे पहुंच चुका है, अचानक से मम्मी का ध्यान आता है, मां का ध्यान आता है कि मेरा बच्चा किधर गया, और जब नजर घुमाती है आसपास बच्चा नहीं दिखाई देती है, तो उस समय मां दुनिया की सारी मर्यादाएं लांघ जाती है, नहीं देखती कि अगल बगल कौन है, रोना स्टार्ट कर देती है, चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, पूछना स्टार्ट कर देती है कि मेरा बच्चा गया तो फिर किधर गया, कहां गया। जब तक उस बच्चे को ढूंढ नहीं लेगी, ट्रेन छूट जाए, आग लग जाए दुनिया में, बच्चे को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। बात समझ में आ रहा है? बच्चे को ढूंढना स्टार्ट कर देती है, ठीक। और जब बच्चा को मिल जाता है तब जाके मां के जान में जान आता है। आधा घंटा अगर बच्चा न मिले तो मां बेहोश हो जाती है। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि मां और बच्चे की बीच की प्रेम को, वात्सल्य को, प्यार को, आलिंगन को, लव को देख रहे हो आप? दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड नहीं होता, मां का प्यार होता है। बात समझ में आ रहा है? तो मां और बच्चे के बीच में सहानुभूति होता है, बच्चों प्यार होता है, आलिंगन होता है, प्रेम होता है, लव होता है। उस लव को, प्यार को, सहानुभूति को मेंटेन करने का काम करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और इसीलिए इसको लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है जी। मां और बच्चे के बीच में सिंपैथी को बनाए रखता है। आप दुनिया में सब चीज पे शक कर सकते हो, केवल प्यार, मां के प्यार पे शक नहीं कर सकते हो। कसाब जैसा आतंकी आदमी यार, जो इतने लोगों को मारा था, फांसी के वक्त उसके मां के पास मैसेज पहुंचाया गया कि आपके बेटे को आज फांसी दिया जाना है, क्या बोलना चाहेंगे? तो बोली कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, आंसू के अलावा कुछ नहीं भाई। ये जानते हुए कि वो बहुत हरामी आदमी था, कई लोगों का जान लिया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो याद रख लो, ये मां और बच्चे के बीच में सहानुभूति को बढ़ाता है जी, इसलिए इसको प्रेम हार्मोन के नाम से जाना जाता है, लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसको प्रेम हार्मोन के नाम से जाना जाता है, लव हार्मोन के नाम जाना जाता है, क्योंकि मां और बच्चे के बीच में सहानुभूति को बढ़ाता है। मां और बच्चे के बीच में सहानुभूति को बढ़ाता है। इतना प्यार होने के बाद भी तो बच्चे 4 चप्पल रोज खाते हैं। बहुत अच्छा है, ऊपर वाला इसको बना के भेज दिया। इतना प्यार होने के बाद भी बच्चे खूब कुटाते हैं, नहीं रहता तो सोच के देखो। ठीक है, खाना खिलाते खिलाते मारेंगे तो ये सब्जी पसंद नहीं है। समझ में आया? अबे कहानी क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? कुछ फील कर पा रहे सब टॉपिक को? ठीक है। अच्छा, एक बात समझना मेरी बात को, इधर देखना। जनरली क्या होता है, समझ में आ रहा है ना बातें?
जनरली क्या होता है बच्चों कि मान के चलो कि कोई न्यू बॉर्न बेबी है, मतलब नवजात शिशु, ऑफ स्प्रिंग, मां क्या करती है? मां जनरली करती है कि जो बच्चा होता है छोटा सा ना, जो 6 महीना साल भर का होता है, उसको दूध पिला देगी। हाँ, दूध पिलाने के बाद चुपचाप उसको बेड में सुला देगी और अपना काम करते रहती है। मां को बहुत सारा काम, दिन भर काम, किचन में ये काम करो तो ये बनाओ, तो चाय बनाओ, तो खाना बनाओ, तो बच्चे को ध्यान दो। बात समझ में आ रहा है? तो चुपचाप दूध पिला दी, बच्चे को सुला दी और अपना काम पे लग गई। अचानक से बच्चा उठता है और बच्चे को एक आदत होता है जी, उठते ही रोना स्टार्ट करते हो। कभी देख लेना घर में अगर बच्चे होंगे 5-7 महीना के ना, तो उठने के बाद जनरली क्या करते हो? रोते, क्योंकि हाथ पैर तो मार नहीं सकते, चल सकते नहीं कि चलते चलते आगे मम्मी के पास, रोना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, उस दौरान मां दुनिया का क्यों भी, कितना भी महंगा काम क्यों नहीं कर रही होगी, कितना भी लाखों का काम क्यों नहीं कर रही होगी, वहीं पर उस काम को छोड़ती है और दौड़ती हुई आती है, बच्चे को पकड़ती है और दूध पिलाना स्टार्ट कर देती है। पता है इसके पीछे की साइंस क्या है? इसके पीछे की साइंस ये है कि जैसे बच्चा रोता है तो उस बच्चे की आवाज मां के कानों से होता हुआ हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है जी। और इमेजिन करो कि हाइपोथैलेमस में कौन अटैच है? पिट्यूटरी ग्लैंड। वहां तक मैसेज जाता है और वहां तक मैसेज जाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड तुरंत रिलीज करने लगता है, तुरंत मुक्त करने लगता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्रेन से होता होता मां के स्तन ग्रंथि की चारों तरफ आता है, दूध ग्रंथि की चारों तरफ आता है और उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, उसको दबाने लगता है और इसलिए प्रेशर की वजह से मिल्क बाहर निकलने लगता है। इसलिए मां बच्चे को पकड़ती है और दूध पिलाना स्टार्ट कर देती है। मतलब यह हुआ कि अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं रहता जी, अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं रहता तो क्या मेमोरी ग्लैंड में, स्तन ग्रंथि में कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन होता क्या? और संकुचन नहीं होता तो मिल्क इजेक्ट हो पाता क्या? मिल्क बाहर निकल पाता क्या? लेट डाउन हो पाता क्या? नहीं हो पाता। और इसीलिए इसको दूध निष्कासन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन या मिल्क लेट डाउन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखें बच्चों, इसलिए इसको दूध निष्कासन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, दूध निष्कासन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखें बच्चों, इसलिए इसे मिल्क लेट डाउन हार्मोन के नाम जाना जाता है, दूध निष्कासन हार्मोन के नाम जाना जाता है। अरे मिल्क फॉर्मेशन कौन करता है, मिल्क का निर्माण कौन करता है? प्रोलैक्टिन। और मिल्क को बाहर कौन निकालता है? ऑक्सीटोसिन। आजकल इसका उपयोग गलत तरीके से हो रहा है। ये बात तो पता चल गया है वैज्ञानिकों को कि एक हार्मोन है जो दूध को बाहर निकालता है और उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। इसीलिए ऑक्सीटोसिन जैसा एक हार्मोन हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से बना दिए, इंडस्ट्री में हार्मोन बना दिए जिसका नाम रख दिए पिटोसिन। क्या नाम रख दिए? पिटोसिन। और इस ऑक्सीटोसिन जो आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन होता है जिसका नाम मैं बोला पिटोसिन, उसको हम लोग लगा देते हैं गाय और भैंस। बैल नहीं रे, अरे तुम लोग गाय और भैंस में, ठीक है, गाय और भैंस में लगाते हैं। और गाय और भैंस में लगाएंगे तो मिल्क क्या होगा? इजेक्ट होगा, इसलिए पूरा दूध बाहर निकाल लेते हैं। तो याद रखो, गाय और भैंस से दूध निकालने के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं जिसे पिटोसिन के नाम से जाना जाता है। कहानी समझ में आया? लिखे वहीं पर, नोट लगाए और लिख लें। गाय और भैंस से दूध निकालने के लिए, गाय और भैंस से दूध निकालने के लिए, गाय और भैंस से दूध निकालने के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, कृत्रिम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। अरे इंजेक्शन, सुई लगाते हैं रे, आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। बच्चों जिसे पिटोसिन कहते हैं, स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, है ना, इसलिए ऑक्सीटोसिन का एक और नाम पड़ जाता है PITOCIN। तो याद रखें बच्चों, जिसे पिटोसिन कहते हैं
जिसे पीटोसिन कहते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गया होगा। अरे क्लियर हो गया? तो अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूं कि ऑक्सीटोसिन का फंक्शन आपको पूरी निचोड़ बताना है तो क्या बता सकते हो? बताओ, मैं बताऊं? इधर देखो, आप एक लाइन में पूरी लाइन को समेट देगा, जितना आधे घंटे में समझा सबको लपेट देगा। एक लाइन देखना आप, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि और गर्भाशय में उपस्थित स्मूथ मसल्स में संकुचन को प्रेरित करता है, और जब यहां संकुचन होगा तो सारा काम होंगे। अरे होगा कि नहीं होगा? है ना? इसीलिए शिशु जन्म में भी सहायता करता है और इसलिए मिल्क इंजेक्शन में भी ये सहायता करता है। 2 पॉइंट को फोकस करना, एक तो शिशु जन्म में सहायता करता है और दूध निकालने में हेल्प करता है। बाकी पॉइंट भी आपको याद रखना है, बट इतना चीजें याद रखना है। तो लिख लिया आप, कंक्लूजन फंक्शन लिख लें उसका। लिख लिया ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूटेरस और मिल्क ग्लैंड में प्रेजेंट, गर्भाशय और दूध ग्रंथि में उपस्थित, लिख लिए, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करके, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करके, चिकनी पेशी में संकुचन को प्रेरित करके, लिख दो, प्रेरित करता है ना, इंड्यूस करता है। समझ में आया? लिख लिए, यह डिलीवरी और मिल्क इंजेक्शन में हेल्प करता है, यह प्रसव और दूध निष्कासन में सहायता करता है। यह डिलीवरी माने पार्चुरेशन, प्रसव और मिल्क इंजेक्शन में हेल्प करता है बच्चों, मिल्क इंजेक्शन में हेल्प करता है, मिल्क इंजेक्शन में हेल्प करता है। बताओ पूरी कहानी समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर हो गया ना? तो उम्मीद है आपको ऑक्सीटोसिन को फील कर पा रहे हो, कितना अच्छा हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। समझ में आया? तो इस तरीके से ऑक्सीटोसिन की दुनिया यहां पर बच्चों समाप्त हो गया। अब अगले नंबर में अंतिम हार्मोन जिसका नाम है एडीएच। क्या नाम है? एडीएच। मैं बोला था ना पिट्यूटरी ग्लैंड एक क्लास लेगा, और इस साल 2024-25 का सवाल है मेंस का कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम, उसका काम और उसका प्रभाव बताएं। अभी पूछा गया, पेपर उठा के देख लेना, हमेशा पूछेगा। अभी पीयूष को पूछा, इस बार ऑक्सीटोसिन को पूछ लेगा, फिर उसके प्रभाव कुछ भी पूछ सकते हो, क्योंकि वही उसको घूमना है। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट प्रॉपर आपका क्लियर रहेगा तभी जाके डिलीवर कर पाओगे, वरना आगे पीछे होता है बायोलॉजी में बहुत ज्यादा। ठीक है? और चेक करने वाले, जैसे मेरे हाथ में अगर आपका कॉपी लग गया तो सोच के देखो मैं कितना गलती निकाल दूंगा। जितना प्री लिखे रहेंगे ना उसमें 90% लोग फेल हो जाएंगे अगर तरीके से अगर चेक कर दिया जाए तो, लेकिन तरीके से नहीं होता है। और खासकर इंग्लिश मीडियम का कॉपी, इंग्लिश वाले जनरल नॉर्मल लिखते हैं लेकिन उनको नंबर हिंदी के कंपेयर में ज्यादा मिलता है। क्यों? कि हिंदी मीडियम का ही टीचर इंग्लिश वाले को भी चेक करता है और हिंदी वाले को चेक करता है, क्योंकि जब हिंदी को चेक करता है तो उसकी नजर चल जाता है गलतियों पे, लेकिन जब इंग्लिश को चेक करता है तो उसकी गलतियों पे नजर नहीं जा पाता, इससे उनको नंबर ज्यादा मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी वाले टॉप नहीं करेंगे। 2018-19 में हिंदी वाली लड़की फर्स्ट रैंक लेकर के आई थी। बात समझ में आया? हाँ, हिंदी वाले को थोड़ा प्रॉपर लिखना पड़ता है, सिस्टमेटिक लिखना पड़ता है। ठीक है? चलिए, तो अगले नंबर में क्या करना है बोलो तो इसके बाद वाले में बात करेंगे बच्चों एडीएच को लेकर के। दूसरा नंबर में एडीएच है ना, एडीएच। याद रखिए पूरा नाम को पहले लिखते हैं, पूरा नाम जैसे लिखेंगे सारा मामला समझ में आ जाएगा बच्चों। एडीएच को लेकर के अगर मैं बात करूं तो पूरा नाम होता है एंटी, डी मतलब डाईयूरेटिक और एच मतलब बार बार मत पूछना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन बच्चों याद रखें, किसी भी नाम के आगे अगर एंटी लग जाए मतलब ठीक उल्टा हो रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है ना? अगर मैं डायूरेटिक, हार्मोन पहले से पता है भाई हार्मोन क्या होता है, केवल एक ही शब्द में मामला फंसा हुआ है और वो शब्द है डायूरेटिक। क्या है बोलो तो? अगर मैं डायूरेटिक का मतलब बता दूं तो ठीक उसका उल्टा कर दोगे, क्योंकि नाम के आगे एंटी लगा है।
और ठीक उल्टा कर दो, सब फंक्शन निकल के आ जाएगा। देखो कितना आसान होता जा रही चीज। डायूरेटिक एक मेडिकल टर्म होता है जो डाईयूरेसिस से बना हुआ है। तो याद रखो आप, जो डायूरेटिक है एक किससे बना हुआ है बोलो तो? डाईयूरेसिस से बना हुआ है। तो याद रखें आप, डायूरेसिस से बना हुआ है। बच्चों डायूरेसिस को हिंदी में कहते हैं मूत्र लता। देख रहे हो कैसा नाम है? कौन सी लता? मूत्र लता। अबे समझ में आया? तो डायूरेटिक एक मेडिकल टर्म जो डायूरेसिस से बना है। अभी भी नहीं समझ में आया होगा क्योंकि मेडिकल वर्ड है। अब मैं हिंदी में इसका सिंपल शब्द बता रहा हूं। डायूरेसिस का मतलब होता है मूत्र में पानी का बढ़ जाना। मूत्र में पानी का बढ़ जाना। याद रखो आप, यूरिन में वाटर लेवल का इंक्रीज हो जाना, मूत्र में पानी का बढ़ जाना क्या कहलाता है? डायूरेसिस। लेकिन नाम क्या लगा है? एंटी। तो मूत्र में पानी को क्या करता होगा? कम। तो पहला फंक्शन तो यही से निकल के आ गया। एडीएच हार्मोन यूरिन में मूत्र में पानी को कम करता है। तो लिख लो फंक्शन में। कार्य में तो सिंपल सा बात निकल करके आ गया इसका कि यह यूरिन में या मूत्र में पानी की मात्रा को कम करता है ना? यह यूरिन में वाटर लेवल को डिक्रीज करता है बच्चों, रिड्यूस करता है, कम करता है। यह मूत्र में पानी की मात्रा को कम करता है। सवाल उठता है कैसे कम करता है? पूछ लिया कैसे कम करता है, गए काम से। कैसे कम करता है? देखिए जरा बात को समझना है ना। यह मूत्र में पानी की मात्रा को क्या करता है जी? कम करता है। इधर देखना ना, बात को समझना। एक डायग्राम बना रहा हूं बहुत छोटा सा। ये बताओ आप लोग वो सुने हो? आप लोग नेफ्रॉन का नाम जानते हो? नेफ्रॉन पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को ना, किडनी वाला सेक्शन बचेगा टाइम तो लास्ट में पढ़ाऊंगा, वरना सिलेबस में नहीं, फिर भी पूछा गया सवाल एक बार। ठीक है, देखना इधर आप समझना। किडनी के अंदर होता है बच्चों नेफ्रॉन। ऐसा देखा देखा सा लग रहा होगा। सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं अभी आपको केवल समझने के लिए। ऐसा कुछ याद आ रहा है? बचपन में देखा देखा सा याद आ रहा है? ठीक है, याद करना। इसी को बोलते थे, इधर देखना आप, है ना, इसको बोलते थे बोमेन कैप्सूल। याद आ रहा है? ठीक, इसको बोलते थे बोमेन कैप्सूल, इसको बोलते थे पीसीटी, इसको बोलते थे लूप ऑफ हेनले। अरे याद आ रहा है? इसको बोलते थे डीसीटी और इसको बोलते थे संग्राहक नलिका कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते थे बोलो तो? संग्राहक नलिका कलेक्टिंग डक्ट। इधर लिख दे रहा हूं, इसको बोलते थे कलेक्टिंग डक्ट। सीडी लिख दो, कलेक्टिंग डक्ट। समझ में आया? बच्चों याद रखें, किडनी का काम होता है ना कि ये पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इतना तो सुने होंगे कि पानी को क्या करता है? अवशोषित। ज्यादा पानी को बाहर फेंक देगा, कम पानी को अवशोषित कर लेगा, कम रहेगा पानी। तो कैसे करता है? कोई भी ऑर्गन खुद से काम नहीं करता, उसको करवाते हैं। जैसे मैं बोला था कि लीवर जो होता है खुद से काम नहीं करता, उसको काम करवाता है एक हार्मोन आकर के, इंसुलिन। याद आ रहा है ना? वैसे किडनी खुद से काम नहीं कर रहा, उसको करवाया जाता है। कौन करवाता है? एडीएच। कौन आता है? एडीएच। जैसे आपके शरीर में पानी कम होने लगेगा ना, जैसे शरीर में पानी कम होने लगेगा, तुरंत एडीएच यहां से सिक्रीट होगा और तुरंत पहुंच जाएगा दो जगह। एक तो पहुंच जाएगा डीसीटी, कहां पर बोलो तो? डीसीटी। और दूसरे नंबर में संग्राहक नलिका के ऊपरी भाग में। ये रहा डीसीटी पहला नंबर में, और बच्चों दूसरा भाग कलेक्टिंग डक्ट के ऊपरी भाग में। देखो रेड कलर में निशान दे दिया हूं, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपरी भाग में। और यहां पर दोनों जगह जाएगा यहां पर, और एडीएच कहता है कि भाई तुरंत पानी को रीअब्जॉर्ब करो, तुरंत खींच लो शरीर में पानी कम हो रहा है। तुरंत कहेगा एडीएच, इसके जाके हाथ जोड़ देगा, भैया पानी को एब्जॉर्ब कर लो, मूत्र में मत जाने दो। तो इस तरीके से नेफ्रॉन का जो डीसीटी होता है और जो कलेक्टिंग डक्ट का जो अपर पार्ट होता है, वहां पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। क्या? रीअब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण बढ़ जाता है। और केवल वाटर को नहीं, मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता है थोड़ा बहुत जी। आप तो केवल वाटर याद रखो, पानी याद रखो। ये पानी को क्या करता है बोलो तो? रीअब्जॉर्ब कराता है, और रीअब्जॉर्ब कर लेगा तो मूत्र में पानी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बताओ ये पानी को क्या करता है? कम करता है। कैसे कम करता है? कैसे कम करता है? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के अपर पार्ट में वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाकर। तो लिख लो ही पर कोष्टक में, है ना, डीसीटी
और संग्राहक नलिका के ऊपरी भाग में, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के अपर पार्ट में, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के अपर पार्ट में, ऊपरी भाग में, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में पानी के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करके, पानी के पुनः अवशोषण को बढ़ा करके, पानी के पुनः अवशोषण को बढ़ा करके, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण को बढ़ा करके, अवशोषण मत लिखना, गलत हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन लिखना, पुनः अवशोषण को बढ़ा करके यूरिन में वाटर लेवल को डिक्रीज करता है, मूत्र में पानी को कम करता है। ये पूरा फंक्शन है, इसको लिखना जो अलग से लिखवाया मैं, और याद ना आए तो सिंपल सा लिख देना। मूत्र में पानी को कम करता है, अबे समझ में आया? मूत्र में पानी को कम करता है, याद हो जाएगा। फिर सवाल उठता है कैसे कम हो जाता है। अब सोच के देखो आप, अगर आपके बॉडी में एडीएच हार्मोन कम हो गया तो मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, अरे बढ़ जाएगा ना। और इसी बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। उदक में, उदक माने पानी, उदक सुने हो ना, एक होता है मधुमेह, मधु माने शक्कर, शुगर होता है, एक होता है उदक में। हिंदी पढ़ोगे तो पर्यायवाची पढ़ोगे आप लोग, पानी का पर्यायवाची उदक होता है, उदक में। समझ में आया? तो अगले नंबर के पॉइंट में लिखे आप, अगले नंबर में एडीएच हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन से, एडीएच हार्मोन की कमी से, एडीएच हार्मोन की कमी से, एडीएच हार्मोन की कमी से, है ना, एडीएच हार्मोन की कमी से यूरिन में वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है, मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। एडीएच हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन से यूरिन और वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है ना। एडीएच के कमी से मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे डाईयूरेसिस कहते हैं। इधर देख लो, डाईयूरेसिस का मतलब क्या होता है? मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाना, जिसे डाईयूरेसिस कहते हैं, मूत्रलता कहते हैं। लिखो ना, जिसे डाईयूरेसिस कहते हैं, जिसे डाईयूरेसिस कहते हैं, जिसे डाईयूरेसिस कहते हैं, लिख लिए। तथा यह रोग है ना, तथा ये जो रोग है, तथा यह रोग डायबिटीज इंसिपिडस कहलाता है। डायबिटीज इंसिपिडस कहलाता है, हिंदी में बोलते हैं बच्चों उदक मेह कहलाता है। तथा यह रोग डायबिटीज इंसिपिडस कहलाता है, उदक मेह कहलाता है, उदक मने पानी। तथा यह रोग डायबिटीज इंसिपिडस कहलाता है, उदक मेह कहलाता है, उदक मेह कहलाता है। लिख लिए। सवाल उठता है कि एडीएच हार्मोन कम कैसे हो जाता है। इधर देखो आप, मेरी बात को समझना, है ना। खाली पेट चाय, कॉफी और एल्कोहल पीने से, एकदम सुबह सुबह मूड बन गया, मार लिए 2 पैक, तुरंत एडीएच कम हो जाएगा, तो फिर बार बार लगेगा। गांव के लोगों को ये बात मालूम नहीं होता जनरली। सुबह सुबह उठेंगे, इतना बड़ा बड़ा गिलास में, गांव में थोड़ा सा चाय नहीं देते, भयंकर चाय पिलाते हैं। दिल के बड़े होते हैं ना यार, भजिया भी खिलाएंगे तो थाली में लाके दे देते हैं। शहर में आओगे तो कटोरी में देते हैं। जितना में तुम भजिया देते हो उससे ज्यादा चटनी मिलता है गांव में। सही है कि नहीं है? ठीक है। तो बड़ा से गिलास में 1 गिलास चाय दे दिए, अब चाय पी गए। अब चाय खाली पेट चाय पियो, खाली पेट चाय पियोगे तो आपके बॉडी में एडीएच का सिक्रीशन कम, और एडीएच कम हो गया तो मूत्र को रोकने वाला कोई रह गया क्या? नहीं। और 1 गिलास चाय पी के बस में बैठ जाते हैं, हर 10 मिनट बोलेंगे भैया रोको ना प्लीज, तुरंत आ रहा हूं। फिर बस वाली पहचान लेते हैं, दोबारा मत बिठाना इसको। समझ में आया? तो खाली पेट चाय, इसलिए एग्जाम देने जाना तो खाली पेट चाय पी के मत चल जाना, नहीं 40 मिनट बाद फिर टाइम देखोगे लग जाएगा। अरे समझ में आया? तो लिख लो, खाली पेट, एम्प्टी स्टमक में खाली पेट चाय, कॉफी और एल्कोहल पीने से यही से निजात होता है चखना। कुछ खा लो फिर पियो। क्या कॉन्सेप्ट रहा होगा बनाने वाला का ना? समझ में आया? तो क्या लिखना है बोलो तो? बोलो ना प्लीज, आपको मेरी कसम। खाली पेट चाय, कॉफी और एल्कोहल पीने से एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है। खाली पेट चाय, कॉफी और एल्कोहल पीने से एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाता है।
समझ में आया? खाली पेट चाय कॉफी और अल्कोहल पीने से एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? ठीक। अगले नंबर, ये बताओ एडीएच का सिक्रीशन सबसे ज्यादा किस में रहता होगा? एडीएच सबसे ज्यादा किस में सिक्रीट होता होगा? अरे जिसके पास पानी की कमी है, अरे जो डेजर्ट में रहते होंगे, जो रेगिस्तान में रहते होंगे, तो रेगिस्तान में है तो उसके बॉडी में इतना ज्यादा एडीएच सिक्रीट होता है कि मूत्र के पूरे पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसलिए महीना में एक बार यूरिन करते हैं हम लोग। यहां इंसान हर 10 मिनट चाहिए उसको। अबे समझ में आया? ठीक है। तो रेगिस्तानी जानवरों में एडीएच सर्वाधिक सिक्रीट होता है, लिख लो। ठीक है। डेजर्ट एनिमल लाइक कंगारू, नाम सुने हो? कंगारू चूहा, कंगारू रेट का नाम सुने हो? कुछ नहीं सुने हो गया तुम लोग? कौन सी स्कूल से पढ़ गया हो? आंगनबाड़ी से पढ़े हो गया? तो याद रखो, आप क्या बोला मैं बोला तो, डेजर्ट एनिमल जैसे कि कंगारू चूहा में एडीएच मैक्सिमम सिक्रीट होता है, सर्वाधिक स्त्रावित होता है। 2 मिनट और समय ले ही लेता हूं यार, 9 बजे करेक्ट छोड़ूंगा क्या कि टॉपिक को कंप्लीट कर देता हूं। इफेक्ट ऑफ एडीएच, एडीएच का प्रभाव याद रखें आप। एडीएच का प्रभाव बच्चों याद रखें। एडीएच के प्रभाव को लेकर के बात करूं तो पहली बात कमी का प्रभाव, और दूसरा नंबर में, बोलो ना प्लीज, कभी तो साथ दिया करो। ठीक है। कमी का प्रभाव और अधिकता का। ये बताओ, 2 चीजें हैं बच्चों, इसकी कमी से हमारा मूत्र कैसा होगा और हमारा ब्लड कैसा होगा? बताओ, मूत्र कैसा होगा और रक्त कैसा होगा? इसकी अधिकता से हमारा मूत्र कैसा होगा और इस रक्त कैसा होगा? देख रहे हो कहां तक कॉन्सेप्ट को फील करवा रहा हूं आपको। ठीक है। ये बताओ, अब सुनना ना, इधर देखो ना प्लीज, इधर देखो। ये बताओ, अगर हमारे शरीर में एडीएच कम हो गया, एडीएच कम हो गया, तो मूत्र में पानी की मात्रा, और पिटाओगे, बढ़ेगा। मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ेगा। तो बताओ, मूत्र में पानी क्या होगा? बोलो तो, बढ़ेगा। तो ब्लड में पानी अबे घटेगा ना। जब मूत्र में पानी चला ही जाएगा तो खून में रहेगा क्या? तो ब्लड में पानी बढ़ेगा और रक्त में पानी घटेगा। ये बताओ, मूत्र में पानी बढ़ गया, इसे मूत्र कैसा होगा? सांद्र होगा कि पतला होगा? कंसंट्रेट होगा कि डाइल्यूट होगा? हाँ, इंग्लिश समझ गया। ठीक है। यारो, इसलिए मूत्र कैसा होगा? इसलिए मूत्र तनु होगा रे बाबू, तनु, तनु। इसलिए मूत्र कैसा होगा? डाइल्यूट होगा, तनु होगा, पतला होगा। और ब्लड कैसा होगा बोलो तो? इसलिए ब्लड, अच्छा मूत्र को वहां लिखना चाहिए भाई, इधर तनु फनु क्यों लिख रहा हूं मैं, यहां पर लिख दो। इसलिए मूत्र कैसा होगा बोलो तो? तनु होगा। और रक्त कैसा होगा बोलो? विस्कस होगा, गाढ़ा होगा। अब बताओ, अगर अधिक हो गया तो मूत्र कैसा होगा? डायरेक्ट बता दो। मूत्र में पानी, मूत्र में पानी कम और रक्त में पानी बढ़ेगा। तो बताओ, मूत्र में पानी कम होगा तो बताओ क्या होगा? अबे बोलोगे मूत्र पानी कम, इसलिए मूत्र कैसा होगा? गाढ़ा, विस्कस। और रक्त में पानी ज्यादा, इसलिए रक्त कैसा होगा? पतला। अरे तो आपका खून पतला होगा कि गाढ़ा होगा, मूत्र गाढ़ा होगा कि पतला होगा, ये भी हार्मोन डिसाइड करता है, ये भी हार्मोन डिसाइड करता है। अच्छा ये बताओ, मेरी बात को समझना, ये मूत्र मूत्र को हटाओ, साला बार बार मूत्र मूत्र आ रहे हो। बताओ, रक्त पे फोकस करो। यहां पर रक्त कैसा है बोलो तो? गाढ़ा। रक्त कैसा है? गाढ़ा। और खून जब गाढ़ा होता है ना बच्चों, तो बीपी को बढ़ाता है। कोई भी चीज जब गाढ़ा होता है, विस्कस, तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। क्या करेगा वो? ज्यादा प्रेशर। और याद रखो आप, इसीलिए बीपी बढ़ जाएगा, इसलिए बीपी बढ़ जाएगा। और बताओ, अगर मूत्र रक्त पतला होगा तो इसलिए बीपी कम हो जाएगा। अरे अचानक से चाय पीने के बाद आपका बीपी बढ़ जाता है, क्यों? अचानक से जब चाय पियोगे तो आपके बॉडी में एडीएच कम, और एडीएच कम तो रक्त गाढ़ा, इसलिए बीपी बढ़ जाएगा। अचानक से शराब पी लिए तो बीपी बढ़ जाएगा, अचानक से सिगरेट पी लिए तो बीपी बढ़ जाएगा, अब लास्ट में मर जाते हैं। फिर लोग बोलते हैं लास्ट में मरना ही है, चाहे पियो चाहे मत पियो, इसलिए पी लो।
अब समझ में आया? तो आपके बीपी कभी अचानक कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, समझ में आया पूरी कहानी? इसलिए कोई एक बीमारी होता था डॉक्टर हजारों चीज चेकिंग करवाता है, तो हमको लगता है पैसा कमाने के लिए सारा 4 ठो चेकअप करवा रहा है। अरे कहां से तुमको प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है वो देखना चाह रहा है वो, कि तुम्हारा बीपी बढ़ रहा है, किस लिए बीपी बढ़ रहा है? कोई छोड़ के चली गई इसलिए बीपी बढ़ रहा है, कि खाली पेट चाय अल्कोहल मार ली इसलिए बीपी बढ़ रहा है। समझ में आया? कहानी क्लियर हो गया? तो बच्चों इस तरीके से यहां पर कुल मिलाकर के पूरा का पूरा पीयूष ग्रंथि की दुनिया खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचा। कल स्टार्ट करूंगा मैं आपको पीनियल ग्लैंड, थायराइड, ये सब तमाम बताऊंगा। इतना जानने के बाद आधा बीमारी के बारे में आप जान गए होंगे। तो सोचो जब मैं पूरा ग्लैंड कंप्लीट करूंगा तो छोटा मोटा डॉक्टर बन जाओगे, झोला छाप वाला। इलाज बस मत कर देना, है ना? इतना नॉलेज में पता चला कि ले बढ़ेगा दुखों। ठीक, चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।